किसी को नहीं पता था कि वह मालकिन थी। उसे किसी और की तरह इंतजार करवाया गया। सबके सामने उससे तिरस्कार से बात की गई। उन्होंने अहंकार से मुस्कुराया। उन्हें लगा कि वह कोई नहीं है। यह उनकी सबसे महंगी और अपमानजनक गलती थी। मुंबई में सोमवार की सुबह धुंधली थी। ऐसी भारी और बेजान सुबहें जब आसमान आपके कंधों को दबाता हुआ सा लगता है, इससे पहले कि आप अपना कदम भी सड़क पर रखें। शहर के उत्तरी हिस्से की इमारतों पर बादल नीचे लटके हुए थे और सुबह की नम ठंडक अभी पूरी तरह से गई भी नहीं थी कि ईशिता शर्मा हर दिन की तरह बिना अलार्म के सुबह 5:45 बजे उठ गईं। वह कुछ सेकंड के लिए अपने 17वीं मंजिल के अपार्टमेंट की छत को देखती रहीं। यह उनकी सालों पुरानी आदत थी। दिन के वे पहले कुछ सेकंड, इससे पहले कि दिमाग में काम और फैसलों की भीड़ लग जाए, खाली सेकंड, शुद्ध शांति। फिर विचार अपने आप आते थे, व्यवस्थित, उस व्यक्ति की ठंडी स्पष्टता के साथ जो जानता है कि उसके सामने क्या है। आज अलग था। आज न तो ऑफिस का दिन था और न ही घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। आज वह दिन था जब वह पिछले 8 महीनों में चुपचाप खरीदी गई कंपनी का पहली बार व्यक्तिगत रूप से दौरा करेंगी। एक अधिग्रहण जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जो मीडिया में नहीं आया था, जिसने गुप्त बैठकों में, शाम 7 बजे वकीलों के कार्यालयों में, हस्ताक्षरित दस्तावेजों में, विश्वसनीय बिचौलियों के साथ छोटी और सटीक टेलीफोन वार्ताओं में आकार लिया था। विराट कॉरपोरेट समूह, एक 140 कर्मचारियों वाली एक मध्यम आकार की कंपनी, 3 सेवा लाइनें और एक ऐसी क्षमता जिसे पिछले मालिक नहीं देख पाए थे। ईशिता ने इसे देखा था। वह हमेशा देखती थी। वह उठीं, बाथरूम गईं, उसी सीधी निगाह से खुद को आईने में देखा जिससे वह हर चीज को देखती थीं। 38 साल, गहरे, लंबे बाल, जिन्हें एक ही हाथ से ठीक कर लिया, बिना किसी विस्तृत मेकअप के, बिना किसी ऐसी तैयारी की रस्म के जिसमें 20 मिनट से ज्यादा लगते हों। उन्होंने बहुत पहले सीख लिया था कि जिस व्यक्ति को दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस करने में 2 घंटे लगते हैं, वह दुनिया से डरता है। उन्होंने गहरी सांस नहीं ली और कपड़े पहनना शुरू किया। उन्होंने न तो गहने पहने, न ही ब्रांडेड हील्स या डिजाइनर बैग। उन्होंने एक साधारण गहरे नीले रंग का सूट चुना, अच्छी तरह से सिला हुआ, जो बिना लग्जरी का शोर मचाए क्षमता का एहसास कराता था। उन्होंने अपना भूरे रंग का चमड़े का ब्रीफकेस उठाया, वही जो उद्यमी के रूप में उनके शुरुआती सालों से उनके साथ था। जब बैठकें कैफे में होती थीं और प्रस्ताव हाथ से लिखे जाते थे, क्योंकि प्रिंटर के लिए पैसे नहीं थे, और वह बिना अंगरक्षक, बिना सहायक, बिना पूर्व सूचना के निकल गईं। यही उनका काम करने का तरीका था। हमेशा से यही रहा था। किसी जगह की सच्चाई जानने का मतलब था किसी भी आम व्यक्ति की तरह पहुंचना, गुमनाम, बिना उस अदृश्य ढाल के जो दृश्य शक्ति बनाती है। यह देखना कि क्या होता है जब किसी को नहीं पता कि आप कौन हैं, क्योंकि तभी आप देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। उन्होंने यह सबक अपने पहले बड़े अधिग्रहण में सीखा था, जब वह सहायकों और प्रस्तुतियों और उस पूरे तंत्र के साथ पहुंची थीं जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ आता है। और जिस कंपनी को उन्होंने खरीदा था, उसने उन्हें वही दिखाया जो वह दिखाना चाहती थी। यह समझने में उन्हें 8 महीने लगे कि वह वास्तव में क्या थी। 8 महीने बर्बाद, फिर कभी नहीं। तब से वह हमेशा अकेले आती थीं। विराट कॉरपोरेट समूह का भवन शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित था, एक चौड़ी सड़क पर जिसके किनारे पेड़ थे जो साल के इस समय अपनी पत्तियां गिरा रहे थे और अपने नंगे तने भूरे आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। ईशिता अपनी खुद की गाड़ी में पहुंची, एक काली और साधारण सेडान, बिना किसी विशेष नंबर प्लेट या पीछे की खिड़की पर लोगों के। उन्होंने खुद उसे बेसमेंट पार्किंग में एक पुरानी मारुति और एक डिलीवरी वैन के बीच पार्क किया और शांत, दृढ़ कदमों से मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। वह 38 साल की थीं, हाँ, लेकिन उन्होंने 15 साल तक खुद ही शून्य से काम किया था। एक कंपनी जिसे उन्होंने कर्ज और रातों की नींद हराम करके और उस बहरेपन वाली निश्चितता के साथ बनाया था जिसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। 3 पिछले अधिग्रहण, सभी सफल, सभी को अंदर से बदल दिया गया। व्यापार जगत में एक ऐसी प्रतिष्ठा जो चुपचाप बढ़ रही थी। उन हलकों में जहां चुप्पी मजबूती का संकेत थी, बहुत कम लोग उनका पूरा नाम जानते थे। उन्हें यही पसंद था। वह शक्ति जिसे दिखने की जरूरत होती है, वह असुरक्षित शक्ति होती है। उन्होंने यह भी सीख लिया था। इमारत के कांच के दरवाजे उनके करीब आते ही अपने आप खुल गए। लॉबी चौड़ी, चमकदार थी, जिसमें पॉलिश किए हुए बेज रंग के संगमरमर के फर्श थे जो अग्रभाग की बड़ी खिड़कियों से आने वाली प्राकृतिक रोशनी को दर्शाते थे। केंद्र में एक गोलाकार रिसेप्शन डेस्क, कोनों में अच्छी तरह से रखे हुए प्राकृतिक पौधे, एक हेलिकोनिया, 2 इंडोर पाम,
दीवारों पर आधुनिक टाइपोग्राफी में सफेद पृष्ठभूमि पर कॉरपोरेट चित्र थे। सब कुछ एक ऐसी कंपनी का संकेत दे रहा था जिसने सफलता को प्रोजेक्ट करने की परवाह की थी कि किसी ने उस स्थान की पहली छाप के बारे में सोचा था कि जगह की सुंदरता में वास्तविक निवेश था। वातावरण में वाद्य संगीत की हल्की आवाज तैर रही थी। शांत जैज़ उस तरह का जो ध्यान नहीं खींचता, लेकिन जो जगह को कम खाली महसूस कराता है। ईशिता ने सब कुछ चुपचाप देखा, धीरे धीरे, उस विश्लेषणात्मक नजर से जिसे सालों के अनुभव ने इतना परिष्कृत कर दिया था कि वह लगभग सहज हो गई थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय जिसने पर्याप्त जगहों का दौरा किया हो ताकि कोई एक शब्द भी कहने से पहले उनके अशाब्दिक भाषा को पढ़ सके। सौंदर्य शास्त्र था, वातावरण था, लेकिन कुछ कमी थी। रिसेप्शन क्षेत्र में 3 लोग इंतजार कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी काले चमड़े के ब्रीफकेस के साथ सीधे पीठ करके बैठा था और उसकी आंखें फोन पर थीं। एक युवा महिला अपनी गोद में एक लाल फाइल लेकर लिफ्ट की ओर उस दबी हुई अधीरता से देख रही थी जिसे कहीं और पहुंचना था। एक कुरियर व्यक्ति दरवाजे के पास खड़ा था, एक गद्देदार लिफाफा पकड़े हुए, हल्के से एक पैर से दूसरे पैर पर हिल रहा था। ईशिता चुपचाप बैठ गईं, समूह से थोड़ा हटकर, और इंतजार किया। गोलाकार काउंटर के पीछे प्रिया सिंह थीं, 27 साल की, भूरे बाल करीने से निचले बन में बंधे हुए, वाइन रंग के लंबे नाखून, कंपनी की बेदाग वर्दी, छाती पर लोगो वाला गहरा नीला ब्लेजर, नीचे सफेद ब्लाउज। प्रिया में उस तरह की उपस्थिति थी जो दिखावे को अधिकार से भ्रमित करती है, जिसने सीख लिया है कि पद पर अच्छा दिखना पद पर अच्छा महसूस करने के लिए पर्याप्त है। वह एक सहकर्मी से धीमी आवाज में बात कर रही थी, काउंटर पर झुकी हुई थी, उस परिचितता के साथ जो अपने क्षेत्र में है। किसी बात पर हल्की सी हंसी हंस रही थी जो दूसरी ने कही थी। यह एक छोटी, नियंत्रित हंसी थी, लेकिन वास्तविक थी, और सोमवार की सुबह 10-15 बजे काम के माहौल में पूरी तरह से बेमानी थी। ईशिता अधीर नहीं हुई, उन्होंने अवलोकन किया। 5 मिनट बीत गए। बूढ़े आदमी को किसी ऐसे व्यक्ति ने बुलाया जो लिफ्ट से नीचे आया था। उन्होंने उत्साह से हाथ मिलाया और उसे ऊपर ले गए। लाल फाइल वाली महिला को प्रिया ने एक त्वरित मुस्कान और एक पंजीकरण के साथ संभाला, जिसमें 2 मिनट से भी कम समय लगा। कुरियर ने अपना लिफाफा छोड़ दिया, कुछ हस्ताक्षर किए और चला गया। लॉबी अपनी तटस्थ गति पर लौट आई। ईशिता अभी भी खड़ी थीं, ब्रीफकेस हाथ में, ध्यान दिए जाने का इंतजार कर रही थीं। प्रिया ने एक बार संक्षेप में काउंटर के पीछे से उन्हें देखा। एक 3 सेकंड से कम का स्कैन, और वह अपनी बातचीत पर लौट गईं। यह जरूरी नहीं था। नीले सूट वाली महिला महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी। ब्रीफकेस पर कोई दृश्य कंपनी का लोगो नहीं था। वह गहरे रंग की खिड़कियों वाली वैन और अंगरक्षक के साथ नहीं आई थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा के साथ नहीं आई थी जिसे स्वागत की उम्मीद हो। वह गमबता की कारा, वह कमैन हो रहा, वह बान कमैन हो रहा, अकेले एक पुराने भूरे रंग के ब्रीफकेस के साथ, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी औपचारिकता के चलकर आई थी। औपचारिकता प्रिया के मौन मानदंड के अनुसार यह तय करने का पहला संकेतक था कि किसी को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं। अगले 3 मिनट ईशिता शांति से काउंटर के पास गईं, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना उस अधीरता के जो कभी कभी ऐसी स्थितियों से पहले आती है और लगभग हमेशा सब कुछ खराब कर देती है। शुभ प्रभात, उन्होंने स्पष्ट और शांत आवाज में कहा। प्रिया ने उदासीनता के करीब वाली अभिव्यक्ति के साथ ऊपर देखा। यह खुली दुश्मनी नहीं थी, यह कुछ और सूक्ष्म और अधिक खुलासा करने वाला था। प्रयास की अनुपस्थिति, उस व्यक्ति का स्वर जो काम करता है क्योंकि उसे करना है, इसलिए नहीं कि वह चाहता है। एक पल उसने जवाब दिया और अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगी, एक ऐसी सुस्त गति से जो दक्षता नहीं बल्कि रवैया थी। उसने जो लिख रही थी वह खत्म किया। फिर उसने ईशिता को ऐसे देखा जैसे कोई कुछ महत्वपूर्ण काम खत्म कर रहा हो, इससे पहले कि वह कुछ कम महत्वपूर्ण काम में लगे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? उसने एक ऐसे स्वर में पूछा जो औपचारिक रूप से सही था लेकिन भावनात्मक रूप से खाली था। उस व्यक्ति की आवाज जिसने शब्द सीखे थे लेकिन उनके पीछे की भावना नहीं। ईशिता ने हल्के से सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं सुविधाओं को देखने आई हूं। मेरी प्रशासनिक विभाग के साथ एक बैठक लंबित है। प्रिया ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। जवाब उसके आगंतुकों की मानसिक श्रेणियों में पूरी तरह से फिट नहीं बैठा। क्या आपकी नियुक्ति है? सिस्टम में नहीं, ईशिता ने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है। यह एक अस्पष्ट जवाब था। वह जानती थी और यह जानबूझकर था। वह देखना चाहती थी कि टीम ऐसी स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देती है जिसमें विवेक,
पहल और विनम्रता की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो सब कुछ पहले से तय करके नहीं आया था और चाहता था कि कोई उसके लिए सोचे। जो बाद में आया वह इनमें से कोई भी 3 चीजें नहीं थीं। बिना पंजीकृत नियुक्ति के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती, प्रिया ने एक दृढ़ता के साथ कहा, जो प्रोटोकॉल से ज्यादा संतुष्टि जैसी लग रही थी। क्या आप वहां इंतजार कर सकती हैं? उसने लॉबी के पीछे, काउंटर से दूर, लिफ्ट से दूर, हर चीज से दूर स्थित कुछ प्रतीक्षा कुर्सियों की ओर एक अस्पष्ट इशारा किया। एक कार्यात्मक और चुपचाप भूला हुआ कोना। अगर कोई आपका इंतजार कर रहा है तो वे आपको लेने नीचे आ जाएंगे। ईशिता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पल भर के लिए 1, 2, 3 सेकंड के लिए चुप्पी को जगह पर हावी होने दिया। फिर उसने एक बार सिर हिलाया और निर्दिष्ट कुर्सियों की ओर चली गईं। वह बैठी, भूरे ब्रीफकेस पर हाथ बांधे और इंतजार किया। लेकिन जब वह इंतजार कर रही थीं, तो उनकी आंखें आराम नहीं कर रही थीं। वे प्रिया के अगले आगंतुकों के प्रति व्यवहार को दर्ज कर रही थीं। जिस तरह से वह कुछ लोगों को एक चौड़ी और वास्तविक मुस्कान के साथ बधाई देती थीं और दूसरों को, जो नीले सूट वाली महिला के अधिक समान थे, बिना लोगों या अंगरक्षकों के, उसी खाली स्वर के साथ जो उसने उसके साथ इस्तेमाल किया था। लॉबी पार करने वाले कर्मचारियों की शारीरिक भाषा, जो सिर झुकाकर आंख से संपर्क से बचते थे, जो जल्दी से पास होते थे जैसे कोई रोकना नहीं चाहता, जो प्रिया को स्वाभाविक रूप से बधाई देते थे और जो उसे एक सूक्ष्मता के साथ टालते थे जो सिर्फ शर्म से ज्यादा कुछ और बताती थी। छोटे विवरण जिन्हें कोई दस्तावेज नहीं करता, जो उन्हें बिना शब्दों के बताते थे कि उस जगह की संस्कृति वास्तव में कैसी थी, जब किसी को नहीं लगता था कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। उस लॉबी में किसी को नहीं पता था कि भूरे ब्रीफकेस को अपनी गोद में रखकर और सब कुछ गौर से देखती हुई वह महिला ईशिता शर्मा थी। किसी को नहीं पता था कि ठीक 8 महीने पहले उसने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जिन्होंने उसे विराट कॉरपोरेट समूह का नया बहुसंख्यक मालिक बना दिया था। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा एक शिष्टाचार नहीं थी, यह एक मौन ऑडिट था, सबसे ईमानदार ऑडिट, जो तब होता है जब किसी को नहीं पता होता कि उनका ऑडिट किया जा रहा है। और यह अभी शुरू हुआ था। वह सबक जो वे सीखने वाले थे, वह न तो चिल्लाने के साथ आएगा और न ही डेस्क पर मुक्का मारने के साथ। वह उसी शांति के साथ आएगा जिसके साथ ईशिता आई थी। लेकिन जब वह आएगा तो उस इमारत में कोई भी उसे कभी नहीं भूलेगा। ईशिता उन पीछे की कुर्सियों पर 22 मिनट से बैठी थीं जब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इसलिए नहीं कि यह असाधारण था, बल्कि इसलिए कि यह नहीं था, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन जगहों पर होता है जहां किसी को नहीं लगता कि कोई देख रहा है, और इसीलिए यह हमेशा होता है। एक युवा महिला, 25 साल से ज्यादा की नहीं, एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स को पकड़े हुए लॉबी में दाखिल हुई। यह स्पष्ट रूप से भारी था। लड़की उसे दोनों हाथों को ऊपर मोड़कर, कार्डबोर्ड को अपनी छाती से दबाकर, अपनी ठुड्डी लगभग ऊपरी किनारे पर रखकर संतुलन बनाए हुए थी। वह सावधानी से कदमों से रिसेप्शन काउंटर की ओर चली, फर्श को देखती हुई ताकि ठोकर न लगे। रास्ते में कहीं उसके दाहिने जूते का किनारा एक सजावटी कालीन के किनारे से टकराया जिसने प्रतीक्षा क्षेत्र को चिह्नित किया था। बॉक्स एक पूरे सेकंड के लिए झुका, एक सेकंड जिसे ईशिता ने अपनी पीछे की कुर्सी से धीमी गति में जिया। ऐसा लगा कि सब कुछ जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिर जाएगा। लड़की ने अपने हाथों को कसकर दबाकर संतुलन बहाल कर लिया। बॉक्स टेढ़ा था, लेकिन उसके हाथों में था। उसने सांस छोड़ी, वह चलती रही, कोई नहीं हिला। उस समय लॉबी में ईशिता को मिलाकर 4 लोग थे। प्रिया काउंटर के पीछे 2 मीटर की दूरी पर थी, जहां दुर्घटना लगभग हुई थी। उसने वहां से उसे देखा, चिंता के साथ नहीं, बल्कि उस विशिष्ट अभिव्यक्ति के साथ जो कुछ लोगों में होती है जब कुछ उनके काम में बाधा डालता है और वे इसे मदद करने के अवसर के बजाय एक परेशानी मानते हैं। उसने उंगली से इशारा किया, बिना शब्दों के, बिना प्रश्न के, बिना माफी के संकेत के, काउंटर के एक किनारे के कोने की ओर जहां पैकेज रखने की जगह थी। बस यही था। लड़की ने बॉक्स को निर्दिष्ट स्थान पर रखा, कुछ हस्ताक्षर किए और बिना शिकायत किए, बिना माफी या किसी मान्यता के संकेत के चली गई, जैसे कि जो कुछ अभी हुआ था वह सामान्य व्यवहार था जिसकी उसे वहां मिलने की उम्मीद थी। जैसे कि वह पहले से जानती थी कि इस काउंटर पर न्यूनतम से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ईशिता ने पूरे दृश्य का अवलोकन किया और जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह प्रिया की ठंडक नहीं थी, बल्कि उसकी सहजता थी, असहजता की कुल अनुपस्थिति। जैसे कि उस जगह का यही स्थापित स्वर था, जैसे कि किसी को भी, न तो प्रिया को न ही दूसरे जो पास हो रहे थे, कुछ और उम्मीद नहीं थी। न ही उन्हें लगा कि कुछ गलत था।
यह उन्हें उस कंपनी की संस्कृति के बारे में किसी भी वित्तीय रिपोर्ट से ज्यादा बताता था जो उन्होंने पिछले 8 महीनों में पढ़ी थी। रिपोर्ट उन्हें दक्षता, संकेतकों, मार्जिन के बारे में बताती थी। यह उन्हें बताता था कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था जब उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की लागत उन्हें अनदेखा करने की लागत से ज्यादा लगती थी। ईशिता ने अदृश्य विवरणों के माध्यम से जगहों को पढ़ना सीख लिया था, वे नहीं जो पावर पॉइंट प्रस्तुतियों या प्रक्रिया पुस्तिकाओं में अपने फ्लोचार्ट और अपने 5 चरण प्रोटोकॉल के साथ दिखाई देते थे। वास्तविक वे जो इस बात में प्रकट होते थे कि एक रिसेप्शनिस्ट एक कुरियर के साथ कैसा व्यवहार करता था, कि एक पर्यवेक्षक अपनी टीम से कैसे बात करता था जब उसे लगता था कि कोई ऊपर वाला नहीं सुन रहा है, कि क्या कर्मचारी एक दूसरे को नाम से बधाई देते थे या लिफ्ट में अजनबियों की तरह देखते थे, कि क्या कोई फर्श से एक कागज उठाता था भले ही यह उसकी जिम्मेदारी न हो, या उसे वहीं छोड़ देता था क्योंकि कोई और उसे उठाएगा। उपेक्षा के छोटे छोटे कार्य जो मिलकर किसी जगह की वास्तविक संस्कृति का निर्माण करते हैं। दृश्य हावभाव मुखौटा थे, अदृश्य हावभाव सच्चाई थे। और विराट कॉर्पोरेट समूह के पास उस समय तक बहुत मुखौटा था। पहुंचने के 25 मिनट बाद लॉबी की 2 लिफ्टों में से एक खुली और आनंद कुमार बाहर निकले। 42 साल के, अच्छी तरह से फिट गहरे ग्रे सूट में, जूते पूरी तरह से काले, बाल करीने से पीछे की ओर संवारे हुए, जो एक सावधानी पूर्वक सुबह की दिनचर्या की बात करते थे। वह उस तरह के व्यक्ति थे जो मुंह खोलने से पहले ही विश्वास जगाते थे, इसलिए नहीं कि उनमें कुछ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था, बल्कि इसीलिए कि उनमें सब कुछ ठीक वहीं था जहां होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति जिसे चीजें अपने एजेंडे के अनुसार चलने की आदत थी, जो बैठकों में आता था और बैठकें शुरू हो जाती थीं, चाहे कोई अनुपस्थित हो या न हो। वह कंपनी के महाप्रबंधक थे। वह 3 साल से इस पद पर थे। उन्हें पिछले मालिकों ने उस समय काम पर रखा था जब कंपनी को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी, और उस धुंधले सोमवार की सुबह तक उनके पास यह मानने का हर कारण था कि उनकी स्थिति मजबूत थी। वह आत्मविश्वास से लॉबी पार कर गए। उन्होंने प्रिया को एक स्वाभाविक परिचितता के साथ बधाई दी, एक संक्षिप्त इशारा, बिना रुके नाम बोला, आपसी पहचान की एक मुस्कान जो एक आरामदायक और घर्षण रहित रिश्ते की बात करती थी। फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति की गति से मुख्य निकास की ओर मुड़े जिसने पहले से ही तय कर लिया था कि वह कहां जा रहा है। तभी उनकी आंखें लगभग गलती से लॉबी के पीछे बैठी महिला पर पड़ी। वह रुक गए, इसलिए नहीं कि उन्होंने उसे पहचाना, इसलिए नहीं कि उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिससे उन्हें पता चला कि वह कौन थी या कहां से आई थी, बल्कि इसीलिए कि उनकी मुद्रा किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा से मेल नहीं खाती थी जो किसी प्रक्रिया का इंतजार कर रहा हो। वह सीधी पीठ करके बैठी थी, पीठ के बल नहीं झुकी हुई थी, अपनी गोद में ब्रीफ केस रखे हुए थी और उस पर हाथ बांधे हुए थे, और वह देख रही थी, नहीं फोन को, नहीं रिसेप्शन की स्क्रीन को, नहीं खालीपन को, उस संतुष्ट धैर्य के साथ नहीं देख रही थी जो इंतजार करता है। वह बिना पलक झपकाए, बिना किसी ऐसे व्यक्ति के पलक झपकाए जो अभी अभी किसी से मिला हो, उसी शांत और परेशान करने वाली शांति के साथ उसे देख रही थी जो लंबे समय से अवलोकन कर रहा हो और अभी अभी कुछ प्रासंगिक पहचान गया हो। यह किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो कृपा का इंतजार नहीं कर रहा था। यह किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो नोट ले रहा था। क्या आपकी सेवा की जा रही है? आनंद ने सावधानी से करीब आते हुए पूछा। प्रश्न शिष्टाचार का था, लेकिन उसका स्वर वास्तविक था। उस महिला में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया था, और वह अच्छी तरह से नहीं जानता था कि क्या। मुझे यहां इंतजार करने के लिए कहा गया था, ईशिता ने एक संक्षिप्त मुस्कान के साथ जवाब दिया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। जवाब सही था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। इसमें यह नहीं बताया गया था कि वह कौन थी, वह क्या खोज रही थी, वह कब से इंतजार कर रही थी। आनंद ने इसे 1 सेकंड में संसाधित किया। उसने एक प्रश्नवाचक अभिव्यक्ति के साथ प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने हल्के से कंधे उचकाए, लगभग अगोचर रूप से, जैसे कह रही हो कि यह एक बिना नियुक्ति, बिना पूरी जानकारी, बिना दृश्य प्राथमिकता वाली आगंतुक थी। आनंद ने सिर हिलाया। उसने स्पष्टीकरण को उतनी ही आसानी से स्वीकार कर लिया जितनी आसानी से कोई ऐसी बात स्वीकार करता है जिस पर सवाल उठाने का समय नहीं होता, और वह अपनी राह पर आगे बढ़ गया। ईशिता ने उसे जाते हुए देखा और मानसिक रूप से उस ठंडी कर सटीकता के साथ नोट किया जो जानता है कि यह मायने रखता है। महाप्रबंधक ने एक अकेली आगंतुक को लॉबी के पीछे प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे हुए देखा, कम से कम आधे घंटे तक बिना किसी स्पष्ट ध्यान के। उसने उसका नाम नहीं पूछा, उसने यह नहीं पूछा कि वह कब से इंतजार कर रही थी, उसने कुछ भी प्रबंधित करने की पेशकश नहीं की।
उसने रिसेप्शनिस्ट के साथ एक इशारा किया, एक अस्पष्ट जवाब प्राप्त किया और चलता रहा। यह पर्याप्त जानकारी थी। लॉबी में आने के 28 मिनट बाद धैर्य बरकरार था और आंखें अभी भी सब कुछ दर्ज कर रही थीं। ईशिता ने शांति से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। यह उसकी निजी सहायक लता का नंबर था, जो 6 साल से उसके साथ काम कर रही थी और उसकी बिना सूचना वाली यात्राओं के प्रोटोकॉल को जुबानी जानती थी। लता ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे अभी विराट समूह की मुख्य लाइन पर फोन करो और महाप्रबंधक से पूछो। उन्हें बताओ कि श्रीमती शर्मा लॉबी में लगभग आधे घंटे से इंतजार कर रही हैं और उन्हें संभाले जाने की जरूरत है। लाइन की दूसरी ओर एक संक्षिप्त विराम था। आश्चर्य का नहीं, लता पहले भी इस तरह के दृश्यों के कई रूप देख चुकी थी, बल्कि उस व्यक्ति का जो जल्दी से व्यवस्थित करता है कि उसे क्या कहना है। आप कब से इंतजार कर रही हैं? उसने पूछा। हालांकि वह पहले ही जवाब और उसके अर्थ का अनुमान लगा चुकी थी। पर्याप्त समय से, ईशिता ने कहा और फोन काट दिया। 90 सेकंड बाद रिसेप्शन काउंटर का फोन बजा। प्रिया ने अपने सामान्य स्वर में जवाब दिया, उस व्यक्ति का स्वर जो पूरे दिन फोन उठाता है और उन्हें स्वचालित रूप से संसाधित करता है। लेकिन 5 सेकंड बाद कुछ बदल गया। उसका बायां हाथ, जो काउंटर पर टिका हुआ था, हल्का सा तन गया। उसकी आंखें लगातार 2 बार झपकी। उसने धीमी आवाज में कुछ पूछा, एक पुष्टि, एक स्पष्टीकरण, कुछ ऐसा जिसे उसे फिर से सुनना था ताकि वह उस पर विश्वास कर सके। और उसने दूसरी ओर जवाब सुना। उसने फोन काट दिया। वह कई सेकंड तक अचल रही, अपने कंप्यूटर की बंद स्क्रीन को देखती रही, जैसे कि आगे क्या करना है इसके निर्देश अपने आप वहां दिखाई देंगे। फिर उसने अपनी आंखें लॉबी के पीछे गहरे नीले सूट वाली महिला की ओर उठाईं, जो ठीक वहीं बैठी थी जहां वह पिछले 28 मिनट से थी, अपनी गोद में भूरे ब्रीफकेस के साथ, उसके ऊपर हाथ बांधे हुए, उस शांति के साथ जो अब सिर्फ धैर्य नहीं थी बल्कि कुछ और थी। उस व्यक्ति की विशेष शांति जो हमेशा जानती थी कि यह क्षण आने वाला था और बस उसे आने दे रही थी। और पूरे सुबह में पहली बार प्रिया ने उसे वास्तव में देखा, तेजी से और स्वचालित 3 सेकंड के स्कैन के साथ नहीं, जिससे उसने उसे आते ही मूल्यांकन किया था और तय किया था कि यह जरूरी नहीं था। उसने उसे पूरी खुली आंखों से देखा, उस देर से हुई पहचान के साथ जो तब आती है जब कोई बहुत देर से समझता है कि जिसे उसने नजरअंदाज किया था वह बिल्कुल वही था जिसे उसे पहले देखना चाहिए था। उस विशिष्ट शर्मिंदगी और वास्तविक भय के मिश्रण के साथ जो तभी प्रकट होता है जब कोई यह समझता है कि उसने एक ऐसी गलती की है जिसका अब कोई आसान उलटाव नहीं है। ईशिता नहीं हिली, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली, उन्होंने उसे जीत या फटकार के साथ नहीं देखा। वह ठीक वैसे ही बैठी रहीं, उसी शांति के साथ जिसके साथ वह आई थीं। उन्होंने पल को भारी होने दिया, क्योंकि उस भार की आवश्यकता थी। यह क्रूरता नहीं थी, यह परिणाम था, और उचित परिणामों को जल्दबाजी या अतिशयोक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने आप आते हैं, ठीक उसी भार के साथ जिसके वे हकदार हैं। प्रिया ने फिर से फोन उठाया, इस बार आनंद कुमार को बुलाने के लिए। उस लॉबी में जो होने वाला था वह सिर्फ एक कर्मचारी और एक बॉस के बीच की असहज बातचीत नहीं थी, जिसे पता नहीं था कि वह बॉस है। यह उस क्षण की शुरुआत थी जब पूरी इमारत समझेगी कि कुछ बदल गया था, कि कोई आ गया था, कि नियम, व्यवहार और मौन आदतें जो मुंबई के उस धुंधले सोमवार तक काम कर रही थीं, अब पर्याप्त नहीं थीं, और वह कोई अभी भी पीछे बैठी इंतजार कर रही थी, ऐसे धैर्य के साथ जो कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति थी। आनंद कुमार को प्रिया का फोन तब मिला जब वह पहले ही बेसमेंट पार्किंग में थे। उनके दाहिने हाथ में अपनी कार की चाबियां थीं और उनका दिमाग 11 बजे की बैठक में था जहां वह जा रहे थे। उन्होंने बिना यह देखे फोन उठाया कि कौन बुला रहा है, उस व्यक्ति के स्वचालित तरीके से जो हमेशा उपलब्ध रहता है। उन्होंने पहले शब्द सुने और समझ नहीं पाए। उन्होंने प्रिया से दोहराने के लिए कहा। जब प्रिया ने ऐसा किया, पहले की तुलना में थोड़ी धीमी आवाज में, जैसे कि पार्किंग की ध्वनि की उसे सुन सकती थी, तो लाइन पर ठीक 3 सेकंड का सन्नाटा था। 3 सेकंड जिसमें आनंद कुमार ने वास्तविक समय में उस सुबह के बारे में जो कुछ भी पता था और उसका क्या मतलब था, उसे फिर से व्यवस्थित किया। फिर तेजी से लड़खड़ाते हुए प्रश्न आए, धीमी आवाज में, जैसे कि खाली पार्किंग उन्हें सुन सकती थी और उन्हें आंक सकती थी। श्रीमती शर्मा, नई मालकिन कैसे? वह कब से वहां है? वह कब से इंतजार कर रही हैं? उन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया गया? उन्हें किसी ने क्यों नहीं पहचाना? उन्हें ऊपर सूचित करने के लिए कोई क्यों नहीं आया? प्रिया के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो अच्छा लगे। उनके पास सिर्फ सच था, और सच बिल्कुल वही था जो दोनों जानते थे कि उस समय पर्याप्त नहीं था। आनंद ने फोन काट दिया।
5 मिनट पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग चाल के साथ इमारत में वापस गए। अब यह अपने एजेंडे और स्पष्ट दिशा वाले व्यक्ति की चाल नहीं थी। यह ऐसे व्यक्ति की चाल थी जिसने अभी अभी समझा था कि एजेंडा कोई और तय कर रहा था, तेज, लेकिन दौड़कर नहीं, क्योंकि पार्किंग में दौड़ना दिखाई देता, और दिखाई देना ही वह आखिरी चीज थी जो वह उस समय चाहता था। वह लॉबी के कांच के दरवाजों को पार कर गया, बिना किसी को देखे, सुरक्षाकर्मी को सामान्य अभिवादन किए बिना, पास से गुजरने वाले को पहचान के संकेत के बिना, और उसकी आंखें सीधे पीछे की ओर, प्रतीक्षा कुर्सियों की ओर, गहरे नीले सूट वाली महिला की ओर गईं, जो अभी भी वहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे 10 मिनट पहले देखा था। जैसे समय का उस पर कोई भार नहीं था, जैसे अपनी खुद की कंपनी की लॉबी में 35 मिनट इंतजार करना एक ऐसा फैसला था जिसे उसने बस उस सुबह लिया था और जिस पर उसे कोई पछतावा नहीं था, बिना किसी स्पष्ट चिड़चिड़ाहट के, उस व्यक्ति की शारीरिक भाषा के बिना जो बहुत ज्यादा इंतजार करता है और अब इसे सहन नहीं कर सकता, एक ऐसी स्थिरता के साथ जिसे अब आनंद नई आंखों से देख रहा था। वह इस्तीफा नहीं बल्कि चुनाव था। उसने उसे उन नई आंखों से देखा और महसूस किया कि उसके पेट में कुछ उलट गया था। ईशिता ने उसे दूर से आते देखा, उसे अपनी टाई को लगभग अचेतन रूप से समायोजित करते हुए देखा। हाथ अपने आप गांठ की ओर चला जाता है जब शरीर को वहां व्यवस्था की तलाश होती है जहां मन ने अभी अभी उसे खो दिया था। उसे एक लंबी और नियंत्रित सांस छोड़ते हुए देखा, इससे पहले कि वह उस दूरी तक पहुंचे जहां वह सुनाई दे। उसे रास्ते में एक पेशेवर शांति की अभिव्यक्ति बनाते हुए देखा जो उसकी आंखों से पूरी तरह से मेल नहीं खाती थी। संकटों को संभालने वाले व्यक्ति का वह विशिष्ट मिश्रण, और यह पहला था जो उसके हाथ से निकल गया था, इससे पहले कि उसे पता चलता कि यह एक संकट था। आनंद के पहुंचने से पहले ईशिता खड़ी हो गईं, इसलिए नहीं कि उन्हें खड़े होकर उसे प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए नहीं कि प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी, बल्कि इसीलिए कि वह इस तरह की कठिन बातचीत खड़े होकर एक ही स्तर पर करना पसंद करती थी, बिना उन शक्ति की ज्यामितियों के जो सीटें और ऊंचाई पैदा करती हैं। श्रीमती शर्मा, आनंद ने एक मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जो गर्म दिखना चाहती थी लेकिन आधा सेकंड देर से आई, उस देरी के अंश के साथ जो उस चीज को प्रकट करती है जिसे पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। आनंद कुमार, महाप्रबंधक, आपको यहां पाकर मुझे बहुत सम्मान मिला है। मुझे गहरा खेद है कि हमने आपको पहले पल से ठीक से नहीं संभाला। ईशिता ने दृढ़ता से उसका हाथ मिलाया, एक ही बार, ऐसे व्यक्ति का हाथ जिसने हजारों बार हाथ मिलाए हैं और यह जानता है कि उनमें से कौन से कुछ कहते हैं और कौन से केवल इशारा हैं। शुभ प्रभात आनंद, उसने शांति से जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैंने इंतजार करते हुए बहुत कुछ सीखा। यह एक छोटा वाक्य था, बिना किसी विशेष जोर के कहा गया था, लेकिन आनंद कुमार ने इसे वास्तविक समय में संसाधित किया और ठीक ठीक समझा कि इसका क्या मतलब था, कि उन कुर्सियों पर बिताया गया समय व्यर्थ नहीं था। यह एक बेकार इंतजार नहीं था और न ही एक गलती थी जिसे माफी से मिटाया जा सकता था। यह अवलोकन का समय था, जानकारी का समय था, और यह उसकी स्थिति में किसी के लिए सबसे परेशान करने वाली बात थी जो वह सुन सकता था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह ऐसे डेटा के साथ आई थी जिसे उसे तैयार करने का अवसर नहीं मिला था। कृपया, उसने लिफ्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे आपको साथ ले जाने दें। हमारे पास आपको प्राप्त करने के लिए एक कमरा तैयार है। एक पल, ईशिता ने कहा और मुड़ी। उस क्षण जो हुआ वह लॉबी में किसी ने नहीं सोचा था। ईशिता लिफ्ट की ओर नहीं चली, वह रिसेप्शन काउंटर की ओर चली, उसी शांत और दृढ़ चाल के साथ, बिना किसी त्वरण या नाटक के, जो किसी भी जगह से गुजरने का उनका स्वाभाविक तरीका था। आनंद एक कदम पीछे उसके पीछे चला। यह ठीक से नहीं जानता था कि क्या होने वाला था, लेकिन अब उसे यह भ्रम नहीं था कि वह इसे निर्देशित कर पाएगा। 2 कर्मचारी जो उस समय लॉबी पार कर रहे थे, लगभग अनजाने में रुक गए, किसी ऐसी चीज से आकर्षित हुए जिसे वे नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन जो उन्होंने वातावरण के तापमान में बदलाव में महसूस किया, जैसे जब एक जगह जिसकी स्थिर लय थी अचानक उसे खो देती है। प्रिया काउंटर के पीछे थी, हाथ कीबोर्ड पर थे, लेकिन अचल, आंखें ईशिता पर टिकी हुई थीं, उस एंटिसिपेटरी शर्मिंदगी और बेतुकी आशा के मिश्रण के साथ कि सब कुछ चुपचाप, बिना गवाहों के, एक त्वरित और विवेकपूर्ण वाक्य के साथ हल हो सकता है जो सब कुछ बंद कर दे। ऐसा नहीं होने वाला था। ईशिता काउंटर के सामने रुक गई। उन्होंने तुरंत बात नहीं की। उन्होंने पहले चुप्पी को आने दिया, उसे जगह भरने दी, अपना काम करने दिया। उन्होंने प्रिया को एक पल के लिए देखा,
जो रिसेप्शनिस्ट के लिए जितना था उससे कहीं ज्यादा लंबा महसूस हुआ होगा। और फिर उन्होंने एक ऐसी आवाज में बात की जो ऊंची नहीं थी, वह प्रभावित करने के लिए वॉल्यूम की तलाश में नहीं थी, वह आक्रामक नहीं थी, वह तमाशे की तलाश नहीं कर रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से स्पष्ट थी। उस तरह की स्पष्टता जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहली बार में ही सब कुछ कह दिया था। मैं चाहती हूं कि तुम कुछ समझो, ईशिता ने कहा। मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्योंकि आज सुबह जो हुआ वह सिर्फ प्रोटोकॉल की गलती नहीं थी। यह इस बात का प्रतिबिंब था कि यह कंपनी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है जब उसे लगता है कि उनके पास शक्ति नहीं है, और मेरी निर्देशित कंपनी में यह स्वीकार्य नहीं है। प्रिया ने हल्के से मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। मैं 38 मिनट पहले आई थी, ईशिता उसी स्वर में जारी रखी, बिना जल्दबाजी के। मैंने खुद को बताए बिना इंतजार किया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि यह जगह स्वाभाविक रूप से कैसे काम करती है, बिना तैयार मंच के, बिना सक्रिय प्रोटोकॉल के, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति देख रहा था। मैंने देखा कि तुमने मुझे पहले 8 मिनट तक कैसे नजरअंदाज किया। मैंने देखा कि तुमने एक आगंतुक को बिना शब्दों के, बिना शिष्टाचार के, एक इशारे से कुर्सियों की ओर कैसे इशारा किया। मैंने देखा कि एक युवा लड़की लगभग 2 मीटर की दूरी पर एक भारी बॉक्स गिराने वाली थी और तुम नहीं हिली। और मैंने देखा कि तुमने दूसरों से उस गर्मजोशी के साथ बात की जो तुमने मुझे नहीं दी, क्योंकि तुमने 3 सेकंड में मूल्यांकन कर लिया था कि मैं इसकी हकदार नहीं थी। लॉबी पूरी तरह से शांत थी। वे 2 कर्मचारी जो रुके थे वे हिले नहीं थे। एक महिला जो अभी अभी लिफ्ट से निकली थी और निकास की ओर 3 कदम चली थी, वह भी रुक गई थी। दृश्य को उस अनैच्छिक ध्यान से देख रही थी जिसे लगता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण देख रही है। आनंद कुमार 1 मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जो दूसरों की शर्मिंदगी, अपनी पहचान और कुछ ऐसी चीज का असहज मिश्रण थी जो उस व्यक्ति की अजीब कृतज्ञता जैसी थी, जिसे एक ऐसा सबक मिला था जिसे उसने मांगा नहीं था, लेकिन जिसकी उसे जरूरत थी। प्रिया की आंखें चमक रही थीं। वह रो नहीं रही थी, लेकिन वह उस पतली और अस्थिर धार पर थी जहां गर्व और शर्मिंदगी चुपचाप लड़ते हैं, बिना किसी के स्पष्ट रूप से जीतने के और बिना शरीर के यह जाने कि उसे क्या महसूस करना है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, ईशिता ने कहा, और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जैसे कि यह हिस्सा केवल उसके लिए था, जैसे कि लॉबी गायब हो गई थी और वे दोनों अकेले थे। लेकिन मैं इस कंपनी की मालकिन हूं, और आज से इस इमारत में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसका मानक बदल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह डिजाइनर सूट में आता है या काम के कपड़ों में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नियुक्ति पंजीकृत है या वह बिना किसी पूर्व सूचना के आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महत्वपूर्ण लगता है या अदृश्य। हर व्यक्ति जो यहां प्रवेश करता है वह पहले सेकंड से ही सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का हकदार है, बिना उसका मूल्यांकन किए, बिना पहले यह तय किए कि वह इसका हकदार है या नहीं। समझ गए? प्रिया ने धीरे से एक बार सिर हिलाया। उस व्यक्ति का इशारा जो वास्तव में समझता है, उस व्यक्ति का नहीं जो यह सुनिश्चित करने के लिए सिर हिलाता है कि वे रुक जाएं। ईशिता ने उसकी आंखों में एक पल और देखा, कठोरता से नहीं, बल्कि उस ध्यान के साथ जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने जो कहा वह वहां तक पहुंचा जहां उसे पहुंचना था। फिर वह आनंद की ओर मुड़ी, जो अभी भी उस अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था, जिसे अभी भी ठीक से जगह नहीं मिली थी। अब हाँ, ईशिता ने उस शांति के साथ कहा जो किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा तीखी थी, हम ऊपर जा सकते हैं। वह लिफ्ट की ओर चली। आनंद उनके पीछे चला। दरवाजे खुले, वे अंदर गए, दरवाजे बंद हो गए और विराट कॉरपोरेट समूह की लॉबी कई सेकंड तक शांत रही, जिसमें मौजूद हर व्यक्ति अपने समय और अपनी गति से अभी अभी हुई घटना को संसाधित कर रहा था। किसी ने ऊंची आवाज में नहीं कहा, लेकिन सभी ने अलग अलग शब्दों और अलग अलग निश्चितता के साथ वही सोचा कि उन्होंने जो देखा वह सिर्फ एक सुधार नहीं था, यह एक शुरुआत थी, और उस इमारत में अब से कुछ भी बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। लिफ्ट 8वीं मंजिल तक चुपचाप चढ़ी। आनंद कुमार ने एक उंगली से बटन दबाया जो कांप नहीं रही थी, लेकिन उसमें हमेशा की तरह स्वचालित निश्चितता भी नहीं थी। ईशिता उसके बगल में खड़ी थी, ब्रीफ केस हाथ में, दरवाजे पर चमकते हुए बदलते नंबरों को उस अभिव्यक्ति के साथ देख रही थीं, जिसे वह पिछले 20 मिनट में तेजी से सीख रही थीं। उसे अपनी स्वाभाविक अवस्था के रूप में पहचानना, पूरी तरह से उपस्थित, पूरी तरह से शांत, बिना कुछ दिखाए सब कुछ संसाधित करना। लिफ्ट पहुंची। दरवाजे एक हल्की आवाज के साथ खुले। आनंद उसे एक चौड़े गलियारे से ले गया, जिसमें सफेद दीवारें और दोनों ओर कांच के दरवाजे थे। खुली कार्यालय, व्यवस्थित डेस्क, चालू स्क्रीन,
लोग काम कर रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे, दस्तावेज देख रहे थे। यह एक वास्तविक और कार्यात्मक कार्य मंजिल थी, बिना उस कृत्रिमता के जो किसी जगह को यात्राओं के लिए तैयार करने में होती है। कुछ कर्मचारियों ने उन्हें गुजरते हुए देखकर सिर उठाया, अन्य अपने काम में लगे रहे। किसी को नहीं पता था कि गहरे नीले सूट वाली महिला कौन थी, जो महाप्रबंधक के साथ उस शांति के साथ चल रही थी, जो उस गलियारे को आमतौर पर मिलने वाली किसी भी यात्रा से मेल नहीं खाती थी। आनंद उसे गलियारे के अंत में एक मीटिंग रूम तक ले गया। उसकी 4 दीवारों में से 3 कांच की थीं। एक लंबी गहरे रंग की लकड़ी की मेज जिसमें 8 काली चमड़े की कुर्सियां थीं। पीछे एक बड़ी स्क्रीन, दाहिने कोने में एक पौधा, मेज पर पानी का एक जग और पारदर्शी गिलास जो जल्दबाजी में रखे गए थे, जैसे किसी के पास विवरण से क्षतिपूर्ति करने के लिए 5 मिनट हों, जो समय से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता था। कृपया, आनंद ने मेज के सिरे की ओर इशारा करते हुए कहा, एक ऐसे इशारे के साथ जो शिष्टाचार का हिस्सा था और ऐसे व्यक्ति की आदत का हिस्सा था जिसने सीख लिया था कि महत्वपूर्ण आगंतुकों को सिरे पर बैठाने से बातचीत बेहतर होती है। ईशिता बैठी, उस सिरे पर नहीं जिसकी ओर उसने इशारा किया था, बल्कि लंबे किनारों में से एक के केंद्र में, कांच के दरवाजे के सामने, गलियारे और उससे गुजरने वाले हर व्यक्ति का पूरा दृश्य लेती हुई। आनंद ने चुपचाप उस विवरण को नोट किया। यह ऐसे व्यक्ति की स्थिति थी जिसे अधिकार महसूस करने के लिए सिरे की आवश्यकता नहीं थी, वह इसे अपने साथ लाती थी। वह उसके सामने बैठ गया। श्रीमती शर्मा, उसने उस व्यक्ति के स्वर में शुरू किया जिसने लिफ्ट और गलियारे में पहले शब्द दोहराए थे और फिर भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि वे सही थे। मैं आज सुबह लॉबी में हुई घटना के लिए अपनी माफी दोहराना चाहता हूं। आपने जो अनुभव किया वह इस कंपनी के सेवा मानकों को नहीं दर्शाता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा दोबारा न हो। ईशिता ने धीरे धीरे अपने गिलास में पानी डाला, उसी शांति के साथ जिससे वह सब कुछ करती थीं। फिर उन्होंने उसे बिना पिए मेज पर रख दिया और आनंद की ओर देखा। आनंद, उन्होंने कहा, इससे पहले कि हम माफी पर आगे बढ़ें, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ जानो जो इस बातचीत के संदर्भ को बदल देगा। आनंद ने इंतजार किया। यह इस कंपनी में मेरी पहली यात्रा नहीं है। आनंद की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह वाक्य उस सुबह के बारे में, उसके दिमाग में जो कुछ भी था, उससे मेल नहीं खाता था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमारे रिकॉर्ड में आपकी कोई पिछली यात्रा नहीं है। तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं, ईशिता ने पुष्टि की। लेकिन यह हुआ था। मैं 4 महीने पहले आई थी, भी बिना बताए, भी बिना खुद को पहचाने। मैं इमारत में पूरे 2 घंटे रही। मैंने 3 अलग अलग मंजिलें पार की। मैंने कर्मचारियों, एक आपूर्तिकर्ता जो सामग्री दे रहा था और एक ग्राहक जो रिसेप्शन में 40 मिनट से इंतजार कर रहा था, बिना किसी के यह बताए कि क्यों, सहित 7 लोगों से बात की। और मैं बिना किसी के यह जाने चली गई कि मैं कौन थी, बिना किसी के ध्यान दिए। इसके बाद की चुप्पी असहज चुप्पी नहीं थी, जो नहीं जानती कि क्या कहना है। यह ज्यादा भारी चुप्पी थी, उस व्यक्ति की जो निहितार्थों को संसाधित कर रहा था, जो लहरों में आ रहे थे, एक के बाद एक, हर एक पिछली से ज्यादा चौड़ी। आनंद ने जानकारी को जोर से व्यवस्थित किया, लगभग अनजाने में। अगर आप 4 महीने पहले यहां थीं, तो आज जो हुआ वह कोई अपवाद नहीं है। नहीं, ईशिता ने कहा, और उन्होंने कुछ और नहीं जोड़ा, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह पुष्टि थी, यह तुलना थी। यह 4 महीने के अंतराल पर हुई 2 अलग अलग यात्राओं की समय और कार्य प्रणाली और धैर्य से बनी एक तस्वीर थी, जिसने उन्हें उस कंपनी की एक ऐसी गहराई से छवि दी जिसे कोई रिपोर्ट नहीं दे सकती थी। और आनंद को इसके खिलाफ कोई बचाव तैयार करने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बचाव करने के लिए कुछ था। और उस पहली यात्रा में आपको क्या मिला? उसने पूछा, और उसने वास्तव में पूछा। उस व्यक्ति की औपचारिकता के बिना जो सिर्फ पूछने के लिए पूछता है, उस व्यक्ति का वास्तविक ध्यान जिसके पास यह जानने का महत्व था कि जवाब मायने रखेगा। ईशिता ने इमारत में आने के बाद पहली बार अपना भूरा ब्रीफकेस खोला। उन्होंने एक पतली फाइल निकाली जिसमें कोई लोगो या लेटर हेड नहीं था और उसे मेज पर रख दिया। उन्होंने उसे आनंद की ओर बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसे खुद नहीं खोला, उसे वहीं छोड़ दिया। अंदर दोनों यात्राओं के नोट्स हैं, उन्होंने कहा। वे आरोप नहीं है, वे तारीख, समय और जो हुआ उसका वर्णन के साथ अवलोकन है। मैंने उन्हें उसी दिन हाथ से लिखा था, जब विवरण अभी भी ताजा थे। आनंद ने फाइल खोली, सावधानी से पन्ने लिए, जैसे कोई ऐसी चीज ले रहा हो जिसे वह जानता हो कि वह जितना दिखता है उससे ज्यादा रखता है। उसने उस छोटी और व्यवस्थित लिखावट में जो लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। यह कानूनी या कॉरपोरेट भाषा नहीं थी, यह उस व्यक्ति की सीधी भाषा थी जिसने जो देखा
उसे बिना सजाए या मधुर बनाए वर्णित किया। एक आपूर्तिकर्ता जिसने एक साधारण बिल देने के लिए 40 मिनट इंतजार किया, क्योंकि खरीद विभाग में कोई भी उसे लेने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। और आपूर्तिकर्ता ने कहा कि यह पहली बार नहीं था। रसद विभाग का एक कर्मचारी जिसने फोन पर एक ग्राहक से ऐसे स्वर में बात की जो दुश्मनी के करीब था। 2 मिनट में 3 बार आपको समझना होगा शब्द का इस्तेमाल करते हुए, जो यह कहने का शिष्टाचारपूर्ण तरीका है कि समस्या ग्राहक की है। तीसरी मंजिल पर एक टीम की बैठक, जहां पर्यवेक्षक ने 3 अलग अलग लोगों को बिना उन्हें एक भी पूरा विचार खत्म करने दिए बाधित किया, और तीनों ने वैसे ही जारी रखा जैसे यह सामान्य था, क्योंकि शायद यह था एक ऐसी स्थिति जहां कंपनी में 1 महीने से कम समय से काम करने वाले एक कर्मचारी ने एक पुराने सहकर्मी से कुछ पूछा और उसे एक दृश्य चिड़चिड़ाहट और धीमी लेकिन सुनाई देने वाली आवाज में कहा गया, यह मेरी समस्या नहीं है। छोटे छोटे क्षण जो उनके लिए अदृश्य थे, जो उन्हें पूर्ण सामान्यता के रूप में जी रहे थे, जो उन्हें पढ़ रहे थे 3 पन्नों पर एक के बाद एक। उनके बीच कोई दूरी नहीं, उनके लिए विनाशकारी। आनंद ने पन्ने मेज पर रख दिए, अपनी कुर्सी पर हल्का सा पीछे झुका। पूरे सुबह में पहली बार, पूरे संवाद में, जब से वह एजेंडे वाले व्यक्ति के दृढ़ कदमों से लॉबी में दाखिल हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति नियंत्रित प्रबंधक की नहीं थी, बल्कि ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अभी अभी किसी ऐसी चीज की वास्तविक भयावहता को समझा था जिसे उसने ज्यादा स्पष्टता से न देखने का चुनाव किया था, क्योंकि चीजों को स्पष्टता से देखने से कभी कभी वह करना पड़ता है जो करने से डर लगता है। एक लंबा सन्नाटा था। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, उसने अंततः बिना किसी बदलाव के कहा, बिना उस लेकिन के जो लगभग हमेशा बाद में आता है। और यह ठीक वही था, लेकिन की अनुपस्थिति, जिसने ईशिता की आंखों में उसकी स्थिति को ऊपर उठाया, हालांकि उसने यह नहीं दिखाया। कुछ हद तक, उसने जवाब दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। संस्कृति की समस्याओं की जड़ें लंबी और गहरी होती हैं। उन पन्नों पर जो लिखा है, उनमें से कुछ आपके आने से पहले का है। सालों से स्थापित आदतें जिन्हें किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि वे इतनी अच्छी तरह से काम कर रही थीं कि किसी ने उन्हें छुआ नहीं। जो आपकी पूरी और अकाट्य जिम्मेदारी है, वह अब से क्या होता है, और मैं आज ठीक इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आनंद ने उस ध्यान से उसे देखा जिसमें अब प्रोटोकॉल का कोई निशान नहीं था। यह वास्तविक खुला ध्यान था, ऐसे व्यक्ति का जो सुन रहा है, क्योंकि जो आ रहा है वह वास्तव में मायने रखता है और वह जानता है। ईशिता ने पहली बार पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया, उसे मेज पर रख दिया। इस कंपनी में वास्तविक क्षमता है, उन्होंने कहा। जब मैंने इसे खरीदने का फैसला किया तो संख्याओं ने मुझे यह बताया। वित्तीय संरचना, ग्राहक पोर्टफोलियो, 3 सेवा लाइनें, बाजार में स्थिति, इन सब ने मुझे बताया कि यहां कुछ ऐसा था जो लायक था, लेकिन संख्याएं मुझे यह नहीं बताती हैं कि यहां काम करने वाले लोग हर सुबह मूल्यवान महसूस करते हुए आते हैं या अदृश्य महसूस करते हुए आते हैं। वे मुझे यह नहीं बताती कि ग्राहक वापस आने की इच्छा के साथ जाता है या बस चला जाता है। वे मुझे यह नहीं बताती कि टीम गर्व के साथ काम करती है या उस मौन भय के साथ जो जानता है कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। यह तभी देखा जाता है जब आप बिना बताए आते हैं और चुपचाप अवलोकन करते हैं। उन्होंने एक विराम लिया। आज मुझे अपनी ही कंपनी की लॉबी में 38 मिनट इंतजार करवाया गया, उन्होंने जारी रखा। और हालांकि यह असहज था और हालांकि यह वह नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जिसकी शायद तुम्हें सुनने की उम्मीद नहीं होगी। मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ, क्योंकि इसने मुझे ठीक ठीक पुष्टि कर दी कि मुझे क्या पुष्टि करने की आवश्यकता थी, और अब मुझे निश्चित रूप से पता है कि कहां से शुरू करना है। आनंद ने इंतजार किया। हम प्रवेश द्वार से शुरू करेंगे, ईशिता ने कहा, शाब्दिक रूप से कांच के दरवाजों से लेकर आखिरी मंजिल तक। और हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेंगे जहां इस इमारत में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, पहले सेकंड से ही महसूस करे कि यह एक ऐसी जगह है जहां उसके साथ इंसान के रूप में व्यवहार किया जाता है। एक श्रेणी के रूप में नहीं, एक प्रक्रिया के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में। क्या तुम मेरे साथ इस पर काम करने को तैयार हो? आनंद ने झिझका नहीं। हां, उसने कहा। और पूरे सुबह में पहली बार ईशिता मुस्कुराई। एक चौड़ी या प्रदर्शनकारी मुस्कान नहीं, एक संक्षिप्त वास्तविक मुस्कान। उस व्यक्ति की जिसने अभी अभी कुछ मूल्यवान बनाने के लिए पहला ठोस बिंदु खोजा था। बाहर कांच के गलियारे में 3 कर्मचारी जो अलग अलग समय पर गुजर रहे थे, बिना किसी पूर्व समन्वय के रुक गए थे। हर कोई गलियारे के एक अलग बिंदु पर किसी ऐसी चीज से आकर्षित हुए थे जिसे वे पूरी तरह से नाम नहीं दे सकते थे,
लेकिन जो उन्हें महसूस हुआ कि उस कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी तरह बदल जाएगा, जिसकी वे अभी तक गणना नहीं कर सकते थे कि वे सभी हर सुबह काम करने कैसे आते थे, और वे सही थे। सुबह 11:40 बजे आनंद कुमार ने अपने फोन पर कंपनी का आंतरिक समन्वय समूह खोला और एक छोटा, सीधा, बिना अतिरिक्त संदर्भ के संदेश लिखा। आम बैठक, मुख्य हॉल, दोपहर 12 बजे, सभी उपलब्ध टीमों के लिए अनिवार्य उपस्थिति। उसने इसे भेजा, सहेजा और अपना काम जारी रखा। विराट कॉरपोरेट समूह जैसी कंपनियों में इस तरह के अस्पष्ट संदेश, अचानक बुलावा, तत्काल समय, अनिवार्य उपस्थिति, जो शायद ही कभी इतने सीधे शब्द में दिखाई देते थे, ठीक उसी तरह की बातचीत पैदा करते थे जो कॉफी मशीनों के पास धीमी आवाज में होती थी। डेस्क के बीच 900 गलियारों में, सहकर्मियों के बीच सीधे संदेशों में जो एक दूसरे से पूछते थे कि क्या दूसरे को कुछ पता है जो उन्हें नहीं पता, कि क्या किसी को निकाल दिया गया था, कि क्या कोई बाहरी ऑडिट था, कि क्या तिमाही के आंकड़े अच्छे नहीं थे और कोई पुनर्गठन आ रहा था, कि क्या ऊपर से बदलाव आ रहे थे। ऊपर शब्द उस सुबह कई बार अलग अलग मंजिलों और अलग अलग छोटे समूहों के लोगों में दोहराया गया, जो उस व्यक्ति की विशिष्ट ऊर्जा के साथ सिद्धांतों का आदान प्रदान कर रहे थे, जिसके पास जानकारी नहीं थी, और वह जो थोड़ा बहुत था उससे उसे बनाने की कोशिश कर रहा था। किसी को अभी तक नहीं पता था कि वह शब्द कितना शाब्दिक था, वह ऊपर कितना वास्तविक था। ईशिता ने अगले घंटे आनंद के साथ इमारत का दौरा किया, औपचारिक निरीक्षण के रूप में नहीं, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट और ऑडिट करने वाले व्यक्ति की गंभीर भाषा के साथ नहीं, एक मानवीय दौरे के रूप में वे क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। आनंद संक्षेप में टीमों का परिचय देता था। ईशिता हर व्यक्ति को उसके नाम से बधाई देती थी। यदि डेस्क पर कोई नेमप्लेट दिखाई देती थी, वह पूछती थी कि वे क्या काम करते हैं। उन्होंने जवाबों को उस ध्यान से सुना, प्रोटोकॉल का नहीं था और न ही ऐसे व्यक्ति का जो करीब दिखना चाहता है। यह उस व्यक्ति का ध्यान था जो वास्तव में समझना चाहता है। कई कर्मचारियों ने उन्हें उस अभिव्यक्ति के साथ देखा जो किसी को पूरी तरह से पहचानने की कोशिश कर रही हो। एक नया चेहरा महाप्रबंधक के साथ उस शांति के साथ चल रहा था जो उन्होंने पहले प्राप्त किसी भी कॉरपोरेट यात्रा प्रोफाइल से मेल नहीं खाती थी। दूसरी मंजिल पर वे परिचालन क्षेत्र से गुजरे। राजेश, लगभग 50 साल का एक व्यक्ति जिसके आवर्धक चश्मे थे और एक कॉफी का मग जो डेस्क पर घंटों से ठंडा हो रहा होगा। जब वे अंदर आए तो उसने सिर उठाया और ईशिता पर एक पल के लिए सामान्य से ज्यादा देर तक नजर रखी। पहचान के लिए नहीं, बल्कि उस भावना के लिए जो कुछ लोगों को एक जगह पर कई सालों से रहने के बाद होती है कि आज माहौल में कुछ अलग है, हालांकि वे ठीक से यह नहीं बता सकते कि क्या। तीसरी मंजिल पर ग्राहक सेवा क्षेत्र में ईशिता एक लगभग 40 साल की महिला के डेस्क के सामने रुक गईं, जिसके लाल फ्रेम के चश्मे थे और उसकी मेज पर एक छोटा पौधा था। कोई कॉरपोरेट मानक गमले में पौधा नहीं, एक व्यक्तिगत पौधा, उन पौधों में से एक जिसे कोई अपने घर से लाता है क्योंकि वह अपने स्थान पर थोड़ी हरियाली चाहता है। डेस्क पर लगी प्लेट पर कविता देवी लिखा था। कविता, ईशिता ने कहा, आप कंपनी में कितने समय से हैं? कविता ने संक्षेप में आनंद की ओर देखा। उस व्यक्ति का स्वचालित इशारा जो कॉरपोरेट संदर्भ में किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने से पहले अनुमति या संदर्भ मांगता है जिसे वह नहीं जानता। और फिर उसने जवाब दिया, 6 साल। मैडम, क्या आपको अपना काम पसंद है? सवाल ने उसे चौंका दिया। जवाब देने से पहले 1 सेकंड के विराम में यह दिखाई दिया जिस तरह से शरीर कुर्सी में हल्का सा समायोजित हुआ। यह उस तरह का सवाल नहीं था जो कॉरपोरेट दौरे करते थे। कॉरपोरेट दौरे प्रक्रियाओं, संकेतकों, कार्य प्रवाहों के बारे में पूछते थे। हाँ, कविता ने एक ऐसी ईमानदारी के साथ कहा जिसे छानने का उसे समय नहीं मिला था। जब मैं वास्तव में किसी की मदद कर सकती हूँ। हाँ, जब कोई ग्राहक किसी समस्या के साथ फोन करता है और मैं उसे हल कर सकती हूँ तो मुझे यह पसंद है। और जब आप नहीं कर सकती, कविता हिचकिचाई। उसने इस बार ज्यादा जानबूझकर आनंद की ओर देखा, उस व्यक्ति का इशारा जो यह गणना कर रहा हो कि वह कितना कह सकती है और किसे। कभी कभी प्रक्रियाएं हमें उतनी फुर्ती से काम नहीं करने देती जितनी हम चाहते हैं, उसने कहा, उन शब्दों को सावधानी से चुनते हुए जैसे कोई असहज सच्चाइयों को कॉरपोरेट की सुरक्षित भाषा में अनुवाद करना सीख गया हो। ईशिता ने सिर हिलाया। उसने और दबाव नहीं डाला क्योंकि दबाव डालने की आवश्यकता नहीं थी। उसे वह मिल गया था जिसकी उसे आवश्यकता थी, जिसमें विराम भी शामिल था, जिसमें आनंद की ओर देखना भी शामिल था, जिसमें कविता की वास्तविक निराशा का कॉरपोरेट अनुवाद भी शामिल था,
जिसे वह किसी और तरीके से कहने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। यह उसे बता रहा था कि उस टीम में वास्तविक विवेक वाले लोग थे, काम के प्रति वास्तविक लगन वाले लोग थे, ऐसे विचार थे जिन्हें किसी ने पूछने का समय या इच्छा नहीं दिखाई थी। एक ऐसी संस्कृति में फंसे हुए थे जहां स्वतंत्रता से अपनी राय व्यक्त करना हमेशा सुरक्षित नहीं था, जहां पहल एक जोखिम हो सकती थी और चुप्पी आवाज से ज्यादा आरामदायक थी। ये वे लोग थे जिन्हें ईशिता मुक्त करना और सशक्त बनाना चाहती थी। ठीक 12 बजे 8वीं मंजिल का मुख्य हॉल भरा हुआ था। यह औपचारिक सभागार नहीं था जिसमें कुर्सियां पंक्तियों में संरेखित हों और एक ऊंचा मंच हो। यह एक बड़ा हॉल था जिसकी छत ऊंची थी, कुर्सियां अर्धवृत्त में व्यवस्थित थीं और चौड़ी खिड़कियां थीं जो सड़क की ओर खुलती थीं। प्राकृतिक प्रकाश बिना किसी फिल्टर के अंदर आ रहा था और जगह को अधिक ईमानदार, कम कॉरपोरेट महसूस करा रहा था। लगभग 60 लोग थे। कुछ किनारों पर खड़े थे क्योंकि कुर्सियां कम पड़ गई थीं। विभिन्न आयु, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न स्तरों की निश्चितता वाले चेहरे कि क्या होने वाला था। जो फुसफुसाहट उन्हें भर रही थी वह 60 लोगों की थी जो एक ही सवाल साझा कर रहे थे और किसी के पास जवाब नहीं था। आनंद पहले अंदर आया, फिर ईशिता अंदर आई। फुसफुसाहट धीरे धीरे कम होती गई, जैसे जब कोई लहर किनारे तक पहुंचती है और समुद्र एक संक्षिप्त और परिपूर्ण क्षण के लिए शांत रहने का फैसला करता है। यह एक मांगी हुई चुप्पी नहीं थी, यह एक ऐसी चुप्पी थी जो अपने आप आई थी। जिस तरह से वह महिला कमरे में दाखिल हुई थी, बिना किसी पूर्व परिचय के, बिना भाषण देने वाले व्यक्ति की घोषित ऊर्जा के, उसी शांति के साथ जो लॉबी में, लिफ्ट में, मीटिंग रूम में थी। एक ऐसी शांति जिसे इस स्तर पर यह बताने के लिए संदर्भ की आवश्यकता नहीं थी कि उसके पीछे कुछ ठोस था। कुछ लोगों ने उसे पिछले घंटे में अपनी मंजिल से गुजरते हुए देखा था, दूसरों ने उसे पहली बार देखा था। सभी ने वही महसूस किया कि उस महिला में कुछ ऐसा था जो उसे एक शब्द भी कहने से पहले सुनना चाहता था। आनंद ने पहले बात की। आप सभी को शुभ प्रभात, उसने कहा। इतनी कम सूचना पर आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मैंने आपके कार्यक्रम और आपके लंबित कार्यों में बाधा डाली और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आज आपसे जो साझा करना चाहता हूं वह अगले सप्ताह तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसने एक संक्षिप्त विराम लिया। आज सुबह किसी ने हमारी कंपनी का दौरा किया, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे मुझे ईमानदारी से कहना होगा हमने पहले पल से ही ठीक से नहीं संभाला। कमरे में एक सूक्ष्म हलचल हुई, आश्चर्य की नहीं बल्कि इस बात की पहचान की कि जो आ रहा था वह गंभीर था। मैं आपको ईशिता शर्मा से मिलवाना चाहता हूं, आनंद ने जारी रखा, विराट कॉरपोरेट समूह की बहुसंख्यक मालिक। इसके बाद कोई नाटकीय आह नहीं थी और न ही उस तरह की प्रतिक्रिया जो फिल्मों में तब आती है जब कुछ अप्रत्याशित प्रकट होता है। यह कुछ और वास्तविक और अधिक खुलासा करने वाला था। यह 60 लोगों की विशेष चुप्पी थी जो एक साथ एक ऐसी जानकारी को संसाधित कर रहे थे जो पिछले कई महीनों से बिना जाने उनके द्वारा जिए गए हर चीज के संदर्भ को बदल देती है, जो बातचीत, यात्राओं, छोटे छोटे क्षणों के अर्थ को फिर से व्यवस्थित करती है जिन्हें पहले कोई आयाम नहीं था। यह अर्धवृत्त में कहीं बैठी कविता देवी थी जिसने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी को कुछ आंतरिक रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक पल की आवश्यकता हो। यह प्रशासनिक विभाग के 2 लोगों के कंधों में दिखाई देने वाली अकड़न थी जिन्होंने एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया जो अशांति से भरा था। और यह प्रिया सिंह थी जो सामान्य कर्मचारियों के बीच ऊपर आई थी, अपनी गोद में हाथ जोड़े बैठी थी और उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं, एक ऐसी स्थिरता के साथ जो किसी भी अभिव्यक्ति से ज्यादा बोलती थी। ईशिता खड़ी हुई, बीच में चलकर सबके सामने आईं, बिना माइक्रोफोन के। उनकी आवाज अपने आप आवश्यक स्पष्टता के साथ पहुंच रही थी, बिना स्क्रीन पर प्रस्तुति के, बिना हाथ में नोट्स के। यहां आने के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा। मैं आपके साथ सीधी बात करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसके हकदार हैं और क्योंकि मुझे लगता है कि यह कुछ वास्तविक शुरू करने का एकमात्र तरीका है। आज सुबह मैं इस इमारत में बिना अपनी पहचान बताए आई थी। मैंने लॉबी में 38 मिनट इंतजार किया। किसी को नहीं पता था कि मैं कौन थी और उन 38 मिनटों में और 4 महीने पहले मैंने जो दौरा किया था वह भी बिना खुद को पहचाने। मैंने इस कंपनी के बारे में उन सभी रिपोर्टों से ज्यादा सीखा जो मुझे इसे खरीदने के बाद से भेजी गई थीं। कोई नहीं हिला। मुझे एक खराब कंपनी नहीं मिली, मुझे सक्षम लोगों वाली एक कंपनी मिली जिसमें कई क्षेत्रों में काम करने वाली प्रक्रियाएं थीं, जिसमें बढ़ने और कुछ ऐसा करने की वास्तविक क्षमता थी जिसे उसके अपने लोग अपना महसूस करें। लेकिन मुझे कुछ ऐसा भी मिला
जो मुझे वास्तव में चिंतित करता है। मुझे एक ऐसी संस्कृति मिली जहां एक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसा दिखता है, कि क्या वह महत्वपूर्ण लगता है, कि क्या कोई 3 सेकंड में तय करता है कि वह ध्यान का हकदार है या इंतजार कर सकता है। और मेरी निर्देशित किसी भी कंपनी में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई आवाज नहीं। मैं यहां दोषारोपण करने के लिए नहीं हूं, उसने कहा, और उसकी निगाहें शांति से कमरे में घूम गईं, अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग चेहरों पर रुकती हुई। एक संस्कृति की आदतें एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, उन्हें सभी द्वारा बनाया जाता है। धीरे धीरे हर छोटे निर्णय के साथ जो लिया जाता है या जो नहीं लिया जाता है। मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वह पैटर्न आज समाप्त होता है और वह बदलाव किसी ऐसे मेमो से नहीं आता जिसे कोई नहीं पढ़ता, और न ही शुक्रवार की दोपहर को 2 घंटे की ट्रेनिंग से जिसे सभी अगले सोमवार को भूल जाते हैं। यह उस निर्णय से आता है जिसे आप में से हर कोई हर सुबह यहां आने पर लेता है और तय करता है कि वह अगले व्यक्ति से कैसा व्यवहार करेगा, चाहे वह कोई भी हो। एक लंबा जानबूझकर विराम। मैं आपसे कुछ पूछूंगी, उसने अंततः कहा। पूर्णता नहीं, रातों रात असंभव परिवर्तन नहीं। मैं आपसे ईमानदारी मांगूंगी कि अगर कुछ काम नहीं करता है और आपके पास एक बेहतर विचार है तो आप उसे कहें कि अगर इस टीम में किसी को समर्थन की आवश्यकता है तो वह मांगे, कि अगर आप कुछ गलत देखते हैं तो आप उसे नाम दें। मैं इस कंपनी में उस तरह से उपस्थित रहूंगी जिस तरह से शायद आप किसी मालिक को देखने के आदी नहीं थे, और मेरा दरवाजा आज सुबह लॉबी में जो हुआ उसके विपरीत हमेशा हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहेगा जो आता है। तभी तीसरी मंजिल की महिला कविता देवी, जिसके लाल फ्रेम के चश्मे थे और उसकी डेस्क पर छोटा पौधा था, अकेले ही ताली बजाने लगी। पहले हथेलियां एक साथ और आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने 6 साल से ठीक ठीक वही शब्द सुनने का इंतजार किया था और जिसने पहले ही इंतजार करना छोड़ दिया था। 3 सेकंड, 4, और पूरा कमरा शामिल हो गया। यह प्रोटोकॉल की ताली नहीं थी, उस तरह की जो तब बजाई जाती है जब किसी को बात खत्म करने पर बजानी होती है। यह वह ताली थी जिससे लोग तब प्रतिक्रिया देते हैं जब कुछ सच ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना था, जब वे ऊंची आवाज में पहचानते हैं कि उन्होंने जो सुना वह वही था जिसकी उन्हें जरूरत थी। ईशिता ने उन्हें ताली बजाने दी। उन्होंने तुरंत मुस्कुराया नहीं, उन्होंने उस व्यक्ति का इशारा नहीं किया जो अपेक्षित मान्यता प्राप्त करता है। पहले उन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें एक एक करके स्कैन किया, जहां तक वह कर सकती थी, उसी ध्यान के साथ जिससे उन्होंने उन्हें बात करते समय देखा था। और जब वह मुस्कुराई तो वह उस संक्षिप्त और ईमानदार मुस्कान के साथ थी जिसे अब उस कमरे में कुछ लोगों ने अपनी सबसे वास्तविक मुस्कान के रूप में पहचानना सीख लिया था। बाहर मुंबई का धुंधला आसमान इमारतों के ऊपर कहीं खुलने लगा था, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ बादलों के बीच रोशनी की एक दरार। पर्याप्त। ईशिता के बात खत्म करने के बाद हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा, उस जल्दबाजी के साथ नहीं जो किसी असहज चीज से भागना चाहती हो, बल्कि उस धीमी गति के साथ जिसे समय की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि वे डेस्क पर वापस जाएं और दिन को ऐसे जारी रखें जैसे कुछ भी नहीं बदला था, जब वे निश्चित रूप से जानते थे कि कुछ बदल गया था और वे ठीक ठीक संसाधित कर रहे थे कि क्या। गलियारे में, लिफ्ट क्षेत्र में, 8वीं मंजिल की खिड़कियों के पास के कोनों में स्वाभाविक रूप से समूह बन गए। धीमी आवाजें, गंभीर अभिव्यक्तियां, कुछ सिर हिलाने के इशारे। वह बातचीत जो तब होती है जब एक नया विचार या एक सच्चाई जो पहले से मौजूद थी लेकिन जिसे किसी ने ऊंची आवाज में नहीं कहा था, किसी जगह पर उतरती है और उसे जगह बनाने के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। आनंद ईशिता के साथ कमरे में कुछ मिनट और रुके रहे, अगले ठोस कदमों का समन्वय करते हुए, अगले सप्ताह के लिए एक एजेंडा पर सहमत होते हुए जो अब हमेशा का एजेंडा नहीं था। क्षेत्र के नेताओं के साथ पहली बातचीत, टीमों के लिए सुनने के स्थान, आगंतुकों और ग्राहकों के साथ सभी संपर्क बिंदुओं पर सेवा प्रोटोकॉल की समीक्षा। यह एक व्यावहारिक बातचीत थी, सुबह के तनाव के बिना, लेकिन जो आ रहा था उसके वास्तविक और मूर्त भार के साथ। ईशिता सटीकता से बात कर रही थी, अस्पष्टताओं के बिना, बिना उस महत्वाकांक्षी भाषा के जो कभी कभी ठोस योजनाओं की जगह ले लेती है। आनंद हमेशा से अलग ध्यान से नोट्स ले रहा था। यह अब मुश्किल यात्रा का प्रबंधन करने वाले प्रबंधक का ध्यान नहीं था, यह ऐसे व्यक्ति का ध्यान था जो वास्तविक समय में अपनी खुद की भूमिका को फिर से समायोजित कर रहा था और समझता था
कि वह जो फिर से समायोजित कर रहा था वह मायने रखता है। प्रिया सिंह पहले लोगों में से थी जो कमरे से निकली। वह बिना किसी का इंतजार किए लिफ्ट तक चली गईं। वह अकेली अंदर गईं जब दरवाजे बंद हुए और बिना गवाहों के, बिना सहकर्मियों के, बैठक के माहौल के बिना किसी की आंखों के उस पर वह अकेली रह गईं। उन्होंने इस तरह से सांस छोड़ी जैसे घंटों से नहीं कर पा रही थीं। यह राहत की सांस नहीं थी, यह उस तरह की गहरी और अनैच्छिक शारीरिक सांस छोड़ना थी जो तब आती है जब शरीर कुछ ऐसा छोड़ देता है जिसे उसने घंटों तक तनाव के साथ ढोया था, बिना उसे कहाँ रखना है। उन्होंने लिफ्ट के धात्विक प्रतिबिंब में खुद को देखा। छवि धुंधली थी, ब्रश किए हुए स्टील से विकृत थी, लेकिन पर्याप्त स्पष्ट थी। उन्होंने बेदाग वर्दी देखी, करीने से बंधे बाल, वाइन रंग के नाखून। सुबह की तरह ही सब कुछ वैसा ही था, सब कुछ पूरी तरह से अलग। लिफ्ट नीचे गई, लॉबी में दरवाजे खुले। प्रिया गोलाकार काउंटर के पीछे अपनी जगह पर लौट आई। उसकी सहकर्मी, जो बैठक में नहीं थी क्योंकि किसी को उस समय रिसेप्शन संभालना था, ने उसे उस संचित जिज्ञासा के साथ देखा जो यह जानती है कि जानकारी मौजूद है। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। सभी अलग अलग चेहरों के साथ नीचे आए। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्रिया ने कहा। वह बैठ गई, स्क्रीन चालू की, कीबोर्ड पर हाथ रखे और कई सेकंड तक स्थिर रही, लॉबी को बिना देखे। वह वास्तव में कुछ और देख रही थी। वह सुबह को एक ऐसी स्पष्टता के साथ दोहराते हुए देख रही थी जिसे वह पसंद नहीं करती, उस तरह की स्पष्ट स्मृति के साथ जो उन क्षणों को संरक्षित करती है जिन पर किसी को पछतावा होता है और जिसे दिमाग पूरे विस्तार से दोहराने पर जोर देता है। गहरे नीले सूट वाली महिला कांच के दरवाजों से आती हुई, उसकी ओर दिया गया त्वरित नजर जो 3 सेकंड से भी कम था, स्वचालित स्कैन जो कोई सालों से बिना सवाल किए कर रहा है, और उन 3 सेकंड के आधार पर लिया गया तात्कालिक निर्णय। यह जरूरी नहीं है। वह उन 8 मिनटों तक इंतजार कर सकती है जब तक उसने एक पत्रह बातचीत खत्म की जो 30 सेकंड में खत्म हो सकती थी। उसने जिस अस्पष्ट इशारे से उसे पीछे की कुर्सियों की ओर इशारा किया था, बिना शब्दों के, बिना उस न्यूनतम इशारे के जो उसे बताता कि वह एक व्यक्ति थी न कि कतार में एक संख्या। ईशिता की अभिव्यक्ति जब वह सबके सामने काउंटर की ओर चली और उस आवाज में बात की जो चिल्लाई नहीं लेकिन हर जगह पहुंच गई और ठीक वही कहा जो उसे कहना था, बिना 1 ग्राम भी ज्यादा, जो उसे सबसे ज्यादा भारी लगा। प्रिया ने खाली लॉबी को देखते हुए इसे समझा। यह कंपनी की मालकिन के सामने वह गलती करना नहीं था, वह शर्मनाक था। हाँ, और उसके परिणाम थे जिन्हें वह अभी पूरी तरह से नहीं जानती थी। लेकिन यह सबसे भारी नहीं था। सबसे भारी कुछ ऐसा था जिसे खुद को ईमानदारी से, सटीक शब्दों में और मधुर संस्करणों में नहीं, नाम देने में थोड़ा और समय लगा। कि अगर ईशिता शर्मा उस सुबह अपने हाथ में एक पहचानने योग्य ब्रांडेड बैग के साथ, पीछे सहायकों के साथ, उस व्यक्ति की ऊर्जा के साथ आती जिसने महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होने की उम्मीद की थी, तो वह उसे तुरंत पूरी मुस्कान के साथ, प्रोटोकॉल की पूरी गर्मजोशी के साथ 100% सक्रिय होकर संभालती। और इसका मतलब था कि उस सुबह जो हुआ था वह एक लापरवाही नहीं थी, वह एक बुरा दिन नहीं था, वह एक क्षणिक विचलितता नहीं थी, वह एक मानदंड था, उसका अपना, जिसे उसने कभी जांचा नहीं था, जिस पर किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया था, जो सालों से स्वचालित रूप से काम कर रहा था। वह मानदंड कि किसी की महत्ता उसकी उपस्थिति में पढ़ी जाती है, कि जो शक्तिशाली दिखता है उसे ध्यान देने की आवश्यकता होती है और जो शक्तिशाली नहीं दिखता है वह इंतजार कर सकता है। उसके पास वह मानदंड था और उस सुबह तक उसके पास कभी इसे समीक्षा करने का कोई कारण नहीं था। यही वह दर्द था, उस तरह का दर्द जो तीव्र नहीं बल्कि गहरा होता है, जो एक पल नहीं रहता बल्कि बस जाता है और मांगता है कि आप उसके साथ कुछ करें। दोपहर 1:15 बजे, जब लॉबी में दोपहर का शांत माहौल था और उसकी सहकर्मी दोपहर के भोजन के लिए बाहर गई थी, प्रिया ने कुछ ऐसा किया जो उसने करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपनी डेस्क का निचला दराज खोला, एक खाली कागज निकाला, एक पेन लिया और लिखना शुरू किया। एक रिपोर्ट नहीं, मानव संसाधन के लिए एक औपचारिक माफी नहीं, उस व्यक्ति की सावधानीपूर्वक भाषा के साथ जो रिकॉर्ड पर यह दर्ज कराना चाहता है कि वह गलती को स्वीकार करता है। ईशिता शर्मा के लिए हाथ से एक पत्र, अपनी वास्तविक लिखावट में, बिना सुधारक या ड्राफ्ट के, शब्दों को चुनने का दूसरा अवसर नहीं। उसने 20 मिनट तक कुछ पैराग्राफ लिखे, उन्हें काट दिया और उन्हें फिर से लिखा, इसलिए नहीं कि वह लालित्य की तलाश में थी, बल्कि इसलिए कि वह सच्चाई की तलाश में थी। और सच्चाई को कभी कभी सही शब्दों में आने से पहले एक से ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है।
उसने लिखा कि वह समझती थी कि उस सुबह क्या हुआ था, कि वह बहाने नहीं खोजेगी क्योंकि उसके पास कोई पर्याप्त बहाना नहीं था, कि उस सुबह उसने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था, न केवल ईशिता के साथ बल्कि बॉक्स वाली लड़की और उस आदमी के साथ जो बाद में एक साधारण प्रश्न के साथ आया और उसे आधे मिनट का ध्यान मिला, और दूसरों के साथ जो उसके काउंटर से उसी अदृश्यता के साथ गुजरे थे जिसे उसने बिना सोचे समझे उन्हें सौंपा था। वह उस व्यक्ति से मेल नहीं खाती थी जो वह खुद को मानती थी, और न ही उस पेशेवर से जो वह बनना चाहती थी, कि उसने उस दिन कुछ ऐसा सीखा था जिसे कोई भी प्रशिक्षण उसे उसी तरह से नहीं सिखा सकता था, और कि अगर उसे उस कंपनी में जारी रखने का अवसर मिलता है तो वह उसे एक अलग तरीके से उपयोग करना चाहती थी। इसलिए नहीं कि कोई उसे देखे, बल्कि इसलिए कि वह लिफ्ट के आईने में खुद को देख सके और खुद को पहचान सके। उसने कागज को 3 भागों में मोड़ा, बाहर उसी लिखावट में नाम लिखा, उसे अपने सामने काउंटर पर छोड़ दिया और एक लंबे पल तक उसे देखती रही, उस अनिश्चितता के साथ जो नहीं जानती कि वह जो करने वाली है वह बहादुर है या भोलापन है। ठीक उसी क्षण लॉबी के कांच के दरवाजे खुले और लगभग 65 साल की एक बूढ़ी महिला एक गहरे और साधारण कोट और इस्तेमाल से घिसी हुई हैंडल वाले कपड़े के बैग के साथ अंदर आई। वह धीमे और सावधानी से कदमों से काउंटर की ओर चली, थोड़ी झुकी हुई, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जो पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वह सही जगह पर है, और अगर वह है तो परेशान नहीं करना चाहती। शुभ संध्या, उसने हल्की आवाज में कहा। मैं लेखा विभाग के लिए कुछ दस्तावेज छोड़ने आई हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाऊं, कि उन्हें मेल से नहीं भेजा जा सकता। प्रिया ने उसे देखा, उसने उसे वास्तव में देखा, पूरी खुली आंखों से, बिना स्वचालित फिल्टर के, बिना 3 सेकंड के स्कैन के। उसने उसे वैसे ही देखा जैसे किसी व्यक्ति को देखा जाता है। जरूर, प्रिया ने कहा, और उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपस्थिति से सक्रिय प्रोटोकॉल नहीं थी। यह वास्तविक, नई, सचेत गर्मजोशी थी। क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी ताकि मैं आपको पंजीकृत कर सकूं? महिला उसके स्वर से हल्की सी हैरान मुस्कुराई, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जिसे इस तरह से प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, और उसे पूरी तरह से नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। रमा, उसने कहा। रमा देवी जी, प्रिया ने कहा, बहुत खुशी से। मुझे प्रक्रिया में आपकी मदद करने दें ताकि आपको अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े। यह एक छोटा क्षण था, किसी के लिए भी जो इसे बिना संदर्भ के बाहर से देखता, पूरी तरह से अदृश्य। लेकिन प्रिया के लिए यह बहुत बड़ा था। यह उस सुबह जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसका पहला सचेत निर्णय था। पहली बार जब उसने जानबूझकर और सक्रिय रूप से चुना था कि वह किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि वह कैसा दिखता था, बल्कि इस बात पर कि वह कौन बनना चाहती थी। वह किस तरह के व्यक्ति को पहचानना चाहती थी जब वह लिफ्ट के धात्विक प्रतिबिंब में खुद को देखती थी। जब रमा देवी जी 15 मिनट बाद अपने वितरण रसीद हाथ में और चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान के साथ चली गईं, तो प्रिया ने मुड़े हुए पत्र को देखा जो काउंटर पर अभी भी था। उसे उठाया, उसे अपनी वर्दी की जेब में रख लिया। वह उसे देने वाली थी, इसलिए नहीं कि यह अनिवार्य था, इसलिए नहीं कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए कि यह सही था, और क्योंकि उसने उस सुबह सबसे असहज और सबसे स्थायी तरीके से सीखा था कि सही काम करने के लिए किसी की देखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वास्तव में आप जो करते हैं जब कोई नहीं देखता, वही सबसे ज्यादा परिभाषित करता है कि आप कौन हैं। ठीक उसी क्षण लॉबी की लिफ्ट खुली और ईशिता शर्मा अपने भूरे ब्रीफकेस को बगल में लिए बाहर निकली, जाने के लिए तैयार। वह उसी शांत और दृढ़ कदमों से लॉबी पार कर गईं। जब वह काउंटर के सामने से गुजरी तो प्रिया खड़ी हो गईं, इसलिए नहीं कि प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि वह ऐसा करना चाहती थी। श्रीमती शर्मा, उसने कहा। ईशिता रुक गई और उसे देखा। प्रिया ने मुड़े हुए पत्र को काउंटर पर दृढ़ हाथ से बढ़ाया, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं चाहती हूं कि आप इसे पढ़ें, उसने कहा। यह कोई औपचारिक माफी नहीं है, यह उससे ज्यादा ईमानदार है। ईशिता ने पत्र को देखा, फिर प्रिया को एक पल के लिए उस नजर से देखा जो न्याय नहीं करती थी, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ती थी। जो वहां था उसे देखती थी। उन्होंने उसे ले लिया। धन्यवाद प्रिया, उन्होंने कहा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वह कांच के दरवाजों की ओर बढ़ीं जो अपने आप खुल गए और बाहर निकल गईं, जहां मुंबई की शाम ने सुबह के धुंधले आसमान को साफ कर दिया था। प्रिया ने उसे दूर जाते देखा। उसने फिर से सांस छोड़ी। इस बार उस सांस छोड़ने में थोड़ी राहत थी, इसलिए नहीं कि गलती मिट गई थी। गलतियां मिटती नहीं, उनसे सीखा जाता है, बल्कि इसलिए कि उसने उसे न दोहराने की दिशा में
पहला वास्तविक कदम उठाया था। और कभी कभी वह पहला कदम ही वह सब कुछ होता है जिसकी आवश्यकता होती है ताकि किसी के अंदर कुछ हमेशा के लिए दिशा बदल दे। उस धुंधले सोमवार के 3 सप्ताह बाद ईशिता शर्मा विराट कॉरपोरेट समूह में लौट आईं। इस बार वह मंगलवार को सुबह 8:30 बजे उसी गहरे नीले सूट में, बगल में उसी भूरे ब्रीफकेस के साथ, उसी शांत और दृढ़ चाल के साथ आईं जो दुनिया में घूमने का उनका स्वाभाविक तरीका था। उन्होंने खुद को बेसमेंट में पार्क किया, हमेशा की तरह उन्हीं कारों के बीच, बिना किसी आरक्षित स्थान या विशेष संकेत के। वह सीढ़ियों से चलकर लॉबी तक गईं, लिफ्ट से नहीं, 3 मंजिलें पैदल, जिसकी उन्होंने शिकायत नहीं की क्योंकि वह कभी ऐसी चीजों की शिकायत नहीं करती थीं। जब कांच के दरवाजे खुले और वह बेज संगमरमर के चौड़े स्थान में दाखिल हुईं, तो उन्होंने पहली चीज जो देखी वह कुछ ऐसा था जो 3 सप्ताह पहले वहां नहीं था। पहले की तुलना में अलग संगीत, अधिक गर्म, अधिक उपस्थिति वाला, उस तरह के धीमी लय के साथ जो ध्यान आकर्षित नहीं करता लेकिन जो वास्तव में किसी स्थान के भावनात्मक तापमान को बदल देता है। कोई सामान्य वाद्य जय पृष्ठभूमि संगीत नहीं जो दुनिया के किसी भी कॉरपोरेट भवन की किसी भी लॉबी में हो सकता है। कुछ और जीवंत, जैसे किसी ने इसके बारे में सोचा हो, जैसे किसी ने उस प्लेलिस्ट को इस वास्तविक इरादे से चुना हो कि जो लोग उन दरवाजों से प्रवेश करें वे पहले सेकंड से ही स्वागत महसूस करें। दूसरी चीज जो उन्होंने देखी वह प्रिया सिंह थीं। वह हमेशा की तरह काउंटर के पीछे थीं, बेदाग वर्दी में, बाल बंधे हुए थे, लेकिन उनकी मुद्रा में कुछ अलग था। वह खड़ी थीं, बैठी नहीं थीं। और जब एक युवा महिला कार्यालय सामग्री से भरे 2 बड़े बैग लेकर लॉबी में दाखिल हुई तो प्रिया ने बिना किसी के कहे, बिना यह देखे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, बिना उस इशारे के जो दर्शकों के लिए कार्य करता है, काउंटर के चारों ओर चली गईं। उसने एक बैग पकड़ा, उसे प्रतीक्षा क्षेत्र तक ले गई, उसे एक मुस्कान के साथ प्रक्रिया समझाई जो वास्तविक थी। ईशिता जानती थीं क्योंकि वह लोगों को इतने सालों से देख रही थीं कि बिना किसी गलती के यह पहचान सकें कि कौन सी मुस्कान लगाई जाती है और कौन सी अपने आप आती है। प्रिया ने उसे काउंटर पर लौटते हुए देखा। वह एक पल के लिए रुक गईं, एक छोटा सा, लगभग अगोचर पल, और फिर स्वाभाविक रूप से जारी रखा। शुभ प्रभात श्रीमती शर्मा, उसने कहा जब ईशिता पास आईं। आपको 8वीं मंजिल पर इंतजार किया जा रहा है। क्या मैं घोषणा करूं या आप सीधे जाना पसंद करेंगी? मैं सीधे जाऊंगी, ईशिता ने कहा। धन्यवाद प्रिया। वह लिफ्ट की ओर चली। अंदर जाने से पहले वह एक बार मुड़ी। प्रिया पहले ही अगले व्यक्ति की सेवा कर रही थीं, उसी ध्यान के साथ जिससे उसने पहले व्यक्ति की सेवा की थी, उसी गर्म स्वर के साथ, बिना किसी विशेष दर्शक के, बिना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के देखे, बिना किसी ऐसी बात के जो यह बताती हो कि यह व्यवहार दिन के किसी भी अन्य समय से अलग होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसने तय किया था कि वह ऐसा ही करेगी। ईशिता ने खुद पर मुस्कुराया और लिफ्ट में प्रवेश किया। उस मंगलवार को इमारत में कुछ ऐसा था जो आणविक स्तर पर अलग था। यह ऐसा बदलाव नहीं था जिसे फोटो खींचा जा सके या बार ग्राफ और प्रतिशत के साथ एक प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। यह उस तरह का था जैसे आप किसी ऐसे घर में प्रवेश करते हैं जहां पारिवारिक माहौल बेहतर हो गया है और आप इसे हवा में महसूस करते हैं इससे पहले कि कोई आपको कुछ बताए। जिस तरह से लोग चलते हैं, गलियारों की मात्रा में, जिस तरह से कर्मचारी एक दूसरे को पार करते हैं और देखते हैं कि क्या लिफ्ट का इंतजार किया जाता है या उन्हें जाने दिया जाता है। 8वीं मंजिल पर आनंद उन्हें 3 निदेशक मंडल के सदस्यों और एक ठोस एजेंडा के साथ मीटिंग रूम में इंतजार कर रहा था। उन 3 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ था। आनंद ने महत्वपूर्ण चालें चली थीं, कुछ वास्तविक असुविधा के साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण चालें चलना लगभग हमेशा किसी को असहज करता है और किसी की असुविधा हमेशा किसी विशिष्ट व्यक्ति की होती है जो उसे महसूस करता है। उन्होंने 2 पर्यवेक्षकों के साथ कठिन बातचीत की थी जिनकी नेतृत्व शैली ईशिता द्वारा निर्धारित दिशा से मेल नहीं खाती थी। उनमें से एक बातचीत मासिक निगरानी और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ एक सुधार योजना में समाप्त हुई। दूसरी बातचीत एक अलगाव में समाप्त हुई जो दर्दनाक था लेकिन आवश्यक था और जिसे दोनों पक्ष अंदर ही अंदर जानते थे कि यह सही था। उन्होंने हर क्षेत्र में सुनने के सत्र शुरू किए थे, कॉरपोरेट नाम और बाहरी सुविधा प्रदाता, और अंत में कॉफी ब्रेक वाले कार्यशालाओं में नहीं बल्कि वास्तविक स्थानों में, बिना रिकॉर्डिंग के, बिना औपचारिक मिनटों के, जहां टीमें अपने विचार व्यक्त कर सकती थीं बिना उनके शब्दों के प्रबंधन तक संपादित और मधुर होकर पहुंचने के। पहले सत्र
तनावपूर्ण थे, लंबे सन्नाटे और सावधानीपूर्वक जवाबों के साथ। अगले सत्र अधिक ईमानदार थे, और उन अधिक ईमानदार वार्ताओं से ऐसी बातें सामने आईं जिनकी आनंद को उम्मीद नहीं थी। ठोस विचार जिन्हें लोग लंबे समय से प्रस्तावित करना चाहते थे और नहीं जानते थे कि किसे बताएं। प्रक्रियाओं के साथ विशिष्ट निराशाएं जिन्हें किसी ने औपचारिक रूप से इंगित नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इंगित करने की एक अंतर्निहित लागत थी जिसे चुकाना उचित नहीं था। और यही वह चीज थी जिसने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया। कुछ टीमों के काम पर एक वास्तविक गर्व जिसे कभी पहचाना नहीं गया था, क्योंकि किसी ने उसे पहचानने के लिए कभी रुका नहीं था, और उसने रिसेप्शन काउंटर के ठीक बगल में एक छोटी साधारण लकड़ी की पट्टिका लगाई थी, बिना किसी विस्तृत डिजाइन के, एक वाक्यांश के साथ जिसे ईशिता ने अपनी पहली बैठक में उसके साथ एक कागज पर लिखा था। एजेंडा के एक कोने पर, लगभग एक जोर से सोचे गए विचार के रूप में, आनंद ने उसे बिना अनुमति मांगे बनवाया था, सिर्फ इसीलिए कि उसे लगा कि यह सही था, और कभी कभी सही चीजों को करने के लिए पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। वाक्यांश में लिखा था, इस कंपनी में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का हकदार है, कोई अपवाद नहीं। ईशिता ने उस सुबह प्रवेश करते ही इसे देखा था। वह एक पल के लिए उसके सामने रुक गई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि इसे किसने बनवाया था। आनंद, जो लिफ्ट के पास उनका इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें साथ ले जाए, उसने उन्हें वहीं से देखा था। उसने उसे पढ़ते हुए देखा। उसने उसे एक पल के लिए आंखें बंद करते हुए देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए, जैसे कोई कुछ ऐसा प्राप्त करता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और उसे अपने अंदर सही जगह पर रखने के लिए एक पल की आवश्यकता होती है। 8वीं मंजिल की बैठक 2 घंटे चली। संख्याओं, प्रक्रियाओं, 3 विशिष्ट समायोजनों के बारे में बात की गई जिन्हें इसकी आवश्यकता थी और जिनके पास पहले से ही मेज पर ठोस प्रस्ताव थे। लेकिन लोगों के बारे में भी बात की गई, कविता देवी के बारे में, जिसने ग्राहक सेवा प्रक्रिया को तेज करने के लिए औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो ठीक 2 साल और 4 महीने से उसकी डेस्क के दराज में बंद पड़ा था, क्योंकि किसी ने उससे पूछा नहीं था कि उसके पास विचार हैं या नहीं, और उसने बिना यह लगे कि वह अपनी सीमा पार कर रही है, उन्हें पेश करने का सही समय या चैनल नहीं ढूंढा था। प्रस्ताव अच्छा था, ठोस था, सुस्थापित था, उपलब्ध बजट के अनुसार 3 कार्यान्वयन विकल्पों के साथ। आनंद ने उसे 15 मिनट में पढ़ा था और समझ गया था कि वह महिला सालों से उतनी मूल्यवान रही थी जितना कि सिस्टम ने उसे होने की अनुमति नहीं दी थी। रसद में एक टीम के बारे में जिसने अपने शिफ्ट शुरू होने से 15 मिनट पहले स्वेच्छा से बैठक करना शुरू कर दिया था, ताकि वे आपस में दिन का समन्वय कर सकें, बिना किसी के कहे, बिना अतिरिक्त मुआवजे के, सिर्फ इसलिए कि नए माहौल ने उन्हें यह महसूस कराया कि उनके पास कुछ ऐसा था जिस पर समन्वय करना था और यह करना उचित था। वह सहज पहल जिसे किसी भी प्रक्रिया पुस्तिका ने उत्पन्न नहीं किया था, ने उस क्षेत्र में वितरण त्रुटियों को 1% तक कम कर दिया था जिसे आनंद अभी भी गणना कर रहा था, लेकिन जो पहले से ही दिखाई दे रहा था। कर्मचारियों के बीच एक सहायता कोष के बारे में जिसने अनायास ही जन्म लिया था, बिना किसी आधिकारिक आह्वान के, बिना किसी औपचारिक संरचना के, बस अलग अलग मंजिलों और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने मुश्किल परिस्थितियों में सहकर्मियों की मदद के लिए मासिक रूप से थोड़ा योगदान देने का फैसला किया था। पिछले हफ्तों में 2 लोगों को उस कोष से सहायता मिली थी। किसी ने इसे सामान्य समूह में घोषित नहीं किया था। यह इसलिए ज्ञात था क्योंकि यह ज्ञात था। छोटी छोटी बातें, एक वित्तीय बैलेंस शीट में अदृश्य प्रबंधन संकेतक में शामिल करना असंभव, एक कंपनी के वास्तविक जीवन में और उसमें काम करने वाले लोगों के वास्तविक जीवन में बहुत बड़ी। जब बैठक समाप्त हुई और निदेशक मंडल के 3 सदस्य चले गए, तो आनंद कुछ मिनट और रुके रहे। वह अपनी चीजें उस धीमी गति से इकट्ठा कर रहा था जैसे किसी को कुछ कहना हो, और वह अभी भी यह तय कर रहा हो कि कैसे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसने अंततः उस स्वर में कहा जैसे कोई इस पर दिनों से सोच रहा हो और उसे सही क्षण मिल गया हो। जब आप 3 हफ्ते पहले आईं और लॉबी में सब कुछ हुआ, तो मेरी पहली प्रवृत्ति इसे एक संकट के रूप में प्रबंधित करना था, नुकसान को नियंत्रित करना ताकि आवश्यक से ज्यादा पता न चले, सही दृश्य चालें चलना ताकि स्थिति कागज पर हल हो जाए और हम आगे बढ़ सकें। ईशिता ने बिना टोके उसे सुना। लेकिन आपने जो किया वह पूरी तरह से अलग था, आनंद ने जारी रखा। आपने इसे एक संकट के रूप में नहीं लिया जिसे बुझाना था, आपने इसे जानकारी के रूप में लिया, डेटा के रूप में, कुछ ऐसा जो उस जगह के बारे में कुछ सच कहता था जहां हम थे और जहां से शुरू करना था। और समस्या को प्रबंधित करने
और वास्तविकता को समझने के बीच इस अंतर ने पूरी तरह से बदल दिया कि मैंने इसे कैसे संसाधित किया। इसने मुझे इसे कुछ हल करने के बजाय कुछ समझने के रूप में देखना शुरू करने के लिए भी मजबूर किया। ईशिता ने अपना भूरा ब्रीफकेस बंद किया। संकट अक्सर गलत पढ़े गए अवसर होते हैं, उन्होंने लगभग हमेशा कहा। आनंद ने सिर हिलाया। मैंने इन 3 हफ्तों में आपसे 3 साल के प्रबंधन से ज्यादा सीखा, उसने कहा। और उसने यह चापलूसी के साथ नहीं कहा जो अच्छा दिखना चाहता हो, बल्कि उस सीधी सादगी के साथ कहा जो कुछ सच को पहचान रहा है क्योंकि वह सच है। ईशिता ने उसे देखा। तो इसके साथ कुछ करो, उन्होंने जवाब दिया। मेरे साथ नहीं, अपनी टीम के साथ। आपने जो सीखा उसे साझा करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे ऐसी कोई चीज बढ़ती है। जो ज्ञान रखा जाता है वह छोटा रहता है, जो दिया जाता है वह बढ़ता है। वह कमरे से बाहर निकलीं, 8वीं मंजिल के गलियारे से लिफ्ट की ओर चलीं। उनके गुजरने पर कुछ कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी, कुछ ने सिर झुकाकर, कुछ ने मुस्कुराकर, एक ने शुभ प्रभात कहा, उसी स्वाभाविक तरीके से जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो उस जगह का हिस्सा है और हमेशा से रहा है। कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने आवाज धीमी नहीं की, किसी ने वह विशेष अकड़न नहीं अपनाई जो टीमों के शरीर में तब होती है जब शक्ति पास आती है और उसे खतरनाक माना जाता है। उन्होंने उसे एक व्यक्ति के रूप में बधाई दी, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो बस उस जगह का हिस्सा था। ठीक यही ईशिता बनाना चाहती थी। प्रशंसा नहीं, भय नहीं, बल्कि अपनापन। वह लॉबी में नीचे आईं, बेज संगमरमर के स्थान को कांच के दरवाजों की ओर पार कर गईं। काउंटर के सामने से गुजरीं, जहां प्रिया एक बूढ़े सज्जन की धैर्यपूर्वक और शांत आवाज में सेवा कर रही थी। उन्हें उस व्यक्ति के स्वर में कुछ समझा रही थी जो मदद करने के लिए है और जल्दी खत्म करने के लिए नहीं। ईशिता नहीं रुकी, उन्होंने बाधित नहीं किया, उन्होंने बस गुजरते हुए एक टुकड़ा सुना, इतना पर्याप्त कि उन्होंने उस सुबह जो देखा था उसकी पुष्टि हो जाए। कुछ बदल गया था, सब कुछ नहीं। 3 हफ्तों में कभी सब कुछ नहीं बदलता, और जो दावा करता है कि ऐसा होता है वह यह नहीं समझता कि वास्तविक परिवर्तन कैसे काम करता है। लेकिन इतना पर्याप्त कि यह पता चल सके कि दिशा सही थी, कि जड़ें वास्तविक जमीन में, ईमानदार वार्ताओं और ठोस निर्णयों में और छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों में लगाई गई थीं जो जमा होते हैं, दस्तावेजों और इरादे की घोषणाओं में नहीं, जिन्हें कोई बैठक के बाद नहीं पढ़ता है, जिसमें उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कांच के दरवाजे धकेले और बाहर निकल गईं। मुंबई में उस मंगलवार की दोपहर साफ थी, उस दोपहर की धूप के साथ जो जलाती नहीं बल्कि गर्म करती है, जो सड़क के पेड़ों को फुटपाथ पर पूर्ण छाया देती है और जिससे शहर कुछ घंटों के लिए जितना है उससे ज्यादा हल्का लगता है। वह अपने भूरे ब्रीफकेस को बगल में लिए बिना किसी जल्दबाजी के बेसमेंट पार्किंग की ओर चलीं। और यह आखिरी बार नहीं होगा जब कोई गलत व्यक्ति को कम समझेगा। यहाँ गर्व के हमेशा परिणाम होते हैं और सच्चाई को हमेशा सामने आने का सही समय मिलता है। यदि आप और कहानियां चाहते हैं जहां सब कुछ सबके सामने बदल जाता है, तो अभी सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी कीमत चुकाए बिना अपमानित नहीं होता है। किसी ने घोषणा नहीं की, लेकिन जो मौजूद था उसने प्रिया को उस सुबह युवा महिला का बैग पकड़े हुए सोचा जब कोई उसे नहीं देख रहा था। उसने 3 हफ्ते पहले हाथ से लिखा हुआ पत्र सोचा जिसे उसने पढ़ा था, अपने 17वीं मंजिल के अपार्टमेंट में बैठी हुई एक कप चाय के साथ जो ठंडी हो गई थी, क्योंकि उसे पीना याद नहीं रहा, क्योंकि वह उन शब्दों को पूरे ध्यान से पढ़ रही थी जिसके वे हकदार थे। उसने उस पत्र को किसी डिजिटल फाइल में नहीं रखा था, न ही अपने कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के दराज में, बल्कि अपने व्यक्तिगत डेस्क के दराज में, अपने कमरे में लकड़ी के छोटे पुराने दराज में, अपनी पहली कंपनी खोलने की एक तस्वीर के साथ, अपनी दिवंगत मां का एक पत्र, अपनी 5 साल की भतीजी द्वारा रंगीन क्रेयॉन से बनाया गया एक चित्र। ऐसी चीजें जिनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं था, लेकिन दूसरे प्रकार का मूल्य था जो किसी बैलेंस शीट या किसी वित्तीय प्रक्षेपण में दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो अंततः वह गहरा कारण था जिसके लिए सुबह 5:45 बजे बिना अलार्म के उठना और कुछ महत्वपूर्ण बनाना उचित था। वह अपनी कार तक पहुंची, उसे खोला, ब्रीफकेस को सहचालक की सीट पर रखा, बैठी और इंजन चालू करने से पहले एक पल के लिए शांत रही। बेसमेंट की भूरी छत को उस विशिष्ट अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जो लोगों में तब होती है जब कुछ आंतरिक, कुछ जो हफ्तों से धीरे धीरे चल रहा था, अपनी सही जगह पर बैठ जाता है। कुछ कंपनियों को उनके नंबरों, बाजार में स्थिति, ग्राहक पोर्टफोलियो या बुनियादी ढांचे या पेटेंट या रणनीतिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों के लिए खरीदा जाता था।
ईशिता ने विराट कॉरपोरेट समूह को इन सब के लिए खरीदा था। नंबरों ने कहा था कि यह लायक था, कि वहां कुछ था, लेकिन वह इस समय उस कंपनी के अंदर जो कुछ बना रही थी उसकी किसी भी अधिग्रहण अनुबंध में कोई कीमत नहीं थी, किसी भी बैलेंस शीट में कोई लाइन नहीं थी। यह किसी भी वित्तीय संपत्ति से उठाना ज्यादा मुश्किल था और नष्ट करना ज्यादा आसान था। यह विश्वास था, यह गरिमा थी, यह एक ऐसी जगह की संस्कृति थी जहां लोग हर सुबह देखे गए महसूस करते हुए आते थे, जहां एक रिसेप्शनिस्ट अपनी डेस्क के पीछे से मदद करने के लिए बाहर आती थी क्योंकि वह चाहती थी, इसलिए नहीं कि कोई उसे देख रहा था, जहां एक 6 साल की कर्मचारी अंततः महसूस करती थी कि उसका प्रस्ताव सुनने लायक था, जहां एक टीम जल्दी आने का फैसला करती थी क्योंकि उसे अपने काम की परवाह थी। यह खरीदा नहीं गया था, इसे समय के साथ, ईमानदारी के साथ, पीछे की कुर्सियों पर बैठने और बिना न्याय किए देखने की इच्छा के साथ और फिर बिना चिल्लाए बात करने के साथ बनाया गया था। और यह शुरू हुआ था लगभग सभी महत्वपूर्ण चीजों की तरह एक छोटे और असहज क्षण के साथ जिसकी किसी ने योजना नहीं बनाई थी। एक भूरे ब्रीफकेस वाली महिला, एक बेज संगमरमर की लॉबी, 38 मिनट चुपचाप इंतजार करना और उनमें से एक भी मिनट बर्बाद न करने का फैसला करने की वजह से उसे इंतजार करवाया गया। वह मालकिन थी और उस दिन उसने जो सबक दिया वह शक्ति का नहीं बल्कि गरिमा का था। सिखाना सबसे मुश्किल, भूलना सबसे असंभव।